करते हैं आज का अध्याय। चैप्टर 1 परवर्ट डेक्स्टर। थर्ड पर्सन POV। Dexter Williams, a 22-year-old American man, hails from an affluent family. His father is a prominent congressman, and his mother is a successful businesswoman. With his striking looks, standing tall at 6'2", with a well-sculpted body showcasing six-pack abs and long, flowing black hair, Dexter exudes an aura of wealth and charm. Dexter की प्लेबॉय के तौर पर पहचान अच्छी कमाई वाली है। उसकी कई रोमांटिक कामयाबियां उसके जबरदस्त आकर्षण का सबूत हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी मां ने उसे अपने बिजनेस में एक नौकरी का ऑफर दिया। डेक्स्टर मान गया और जल्द ही खुद को ऑफिस में पाया, जहां उसके चार्म ने उसकी मां की सेक्रेटरी को तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसने उसे बहकाया और उनकी जोशीली मुलाकातें उसके ऑफिस में ही होने लगीं। उसकी मां को उसकी हरकतों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने आंखें मूंद लीं। अपने इकलौते बेटे के लिए उसका प्यार उसकी सारी चिंताओं पर हावी हो गया। इसके अलावा एक कांग्रेसी के तौर पर उसके पिता के असर को देखते हुए डरने की कोई बात नहीं थी। 6 महीने के अंदर डेक्स्टर ने ऑफिस की लगभग हर खूबसूरत औरत के साथ अपना समय बिता लिया था। उसका चार्म और सेक्सुअल पावर जबरदस्त था और उसे जो भी मौके मिलते वह उनका पूरा फायदा उठाता था। इस दौरान वह अपनी मां की सहेलियों से भी मिला, जिनमें से कई सफल बिजनेसवुमन थीं और कुछ शादीशुदा थीं। डेक्स्टर की मोहक कला की कोई सीमा नहीं थी। वह उनके घर जाता था और उनके साथ रोमांटिक संबंध बनाता था, जिससे ये औरतें और ज्यादा पाने की चाहत रखने लगती थीं। डेक्स्टर की सेक्सुअल ताकत मशहूर थी। उसने अपनी स्किल्स को इतना निखार लिया था कि वह किसी भी औरत को सिर्फ अपने टच से ही एक्सटेसी के कगार पर पहुंचा सकता था। उसकी अनोखी खूबी, एक शानदार 8 इंच का पेनिस, उसके पार्टनर्स पर एक गहरी छाप छोड़ता था, जिससे उनके लिए किसी और के साथ सेटिस्फैक्शन पाना मुश्किल हो जाता था। उसकी सेक्सुअल ताकत के बारे में सोचना ही किसी भी औरत को काफी कमजोर कर देता था। एक खास मुलाकात खास है। डेक्स्टर कई हफ्तों से अपनी मां की एक शादीशुदा बिजनेस एसोसिएट पर नजर गड़ाए हुए था। वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत औरत थी, जिसके कर्व्स उसे दीवाना बना देते थे। एक शाम बिजनेस पर बात करने के बहाने वह उसके घर गया। उनके बीच टेंशन साफ दिख रही थी और ज्यादा देर नहीं हुई कि वे उसके बेडरूम में पहुंच गए। डेक्स्टर के हाथों ने उसके शरीर को इतने अच्छे से छुआ कि उसकी सांस फूलने लगी। उसका स्पर्श बिजली जैसा था, जिससे उसके अंदर खुशी की लहरें दौड़ गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि कैसे छेड़ना और खुश करना है, उसे चरम पर ले जाना और फिर पीछे हट जाना, जिससे वह और मांगने लगे। जब उसने आखिरकार उसके अंदर प्रवेश किया तो वह धीरे धीरे सोच समझकर किया गया धक्का था, जिससे वह खुशी से चिल्ला उठी। उसकी हरकतें बहुत माहिर थीं। हर धक्का बिल्कुल सही जगह पर लग रहा था, जिससे वह इच्छा से पागल हो रही थी। जैसे जैसे वह उसके अंदर गया, उसके हाथ उसके शरीर के हर इंच को टटोल रहे थे, उसे ऐसे छेड़ रहे थे और खुश कर रहे थे जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। उसका शरीर इंतजार से कांप रहा था। जब वह आखिरकार आई तो खुशी की चीख के साथ उसका शरीर ऑर्गेज्म की तेजी से कांप रहा था। उनकी मुलाकात के बाद वह वहीं लेटी रही, थकी हुई और संतुष्ट, यह जानते हुए कि डेक्स्टर ने उसे जो खुशी दी थी उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। वह उस पर फिदा हो गई थी। जिस तरह से वह उसे महसूस कराता था, उसकी वह आदी हो गई थी। शादीशुदा औरतों को पटाने की डेक्स्टर की कभी न मिटने वाली भूख हर जीत के साथ और बढ़ती गई। उसे पीछा करने का रोमांच और इन रिश्तों की मनाही वाली बात अच्छी लगती थी। उनके शरीर और इच्छाओं के अनोखे डायनामिक्स उसकी हवस को और बढ़ाते थे, जिससे हर मुलाकात पिछली मुलाकात से ज्यादा नशीली हो जाती थी। हर औरत जिसे वह पटाया करता था, उसके बिस्तर के खंभे पर एक और निशान बन जाती थी, जो उसके जबरदस्त चार्म और सेक्सुअल ताकत का सबूत थी। एक दिन डेक्स्टर के पिता को एक खास पार्टी में बुलाया गया, जिसमें शहर के सबसे असरदार लोग आए थे। अपने बेटे को कुछ खास लोगों से मिलवाने का मौका देखकर डेक्स्टर के पिता उसे अपने साथ ले गए। जैसे ही वे पहुंचे, डेक्स्टर ने खुद को अपने पिता के दोस्तों से घिरा पाया, जो सभी 50 साल के थे। बूढ़े चेहरों के बीच डेक्स्टर की नजर एक आदमी के बगल में खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने एक भड़काऊ पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका क्लीवेज दिख रहा था और कपड़े में एक डेयरिंग स्लिट से उसकी जांघें दिख रही थीं। उस आदमी ने उसे अपनी पत्नी हेलेना के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। डेक्स्टर ने उससे हाथ मिलाया। उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक वहीं रहीं, धीरे से उसकी हथेली को खुजला रही थीं। हेलेना ने अपनी आंखें घुमाकर और होठों को हल्के से काटकर जवाब दिया, एक ऐसा इशारा जिससे डेक्स्टर के अंदर इच्छा की लहर दौड़ गई। उसने गला साफ किया। उसकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने अपनी आंखों से उसके कपड़े उतार दिए। जाने से पहले उसने चुपके से उसे अपना नंबर दे दिया। उसकी आवाज धीमी और भारी थी जब उसने उसे फोन करने के लिए कहा। हेलेना, एक 35 साल की औरत जिसका शरीर अटेंशन के लिए चीखता था, अच्छी तरह जानती थी कि डेक्स्टर क्या चाहता है। उसका पति, जो 50 साल का था, अब उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था और उसे डेक्स्टर में अपनी सबसे गहरी, सबसे कामुक इच्छाओं को पूरा करने का मौका दिखा। उस शाम पहले हेलेना ने डेक्स्टर को अपना पता टेक्स्ट करके बुलाया था। डेक्स्टर उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था और जो होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही उसका लिंग सख्त हो गया था।
जैसे ही दरवाजा खुला उसने हेलेना को देखा, जिसने एक भड़काऊ फिशनेट लॉन्जरी पहनी हुई थी। उसका शरीर मुश्किल से छिपा हुआ था, उसकी आंखों में भी वैसी ही भूख थी जैसी उसकी आंखों में थी। हेलेना ने डेक्स्टर को अंदर खींच लिया, उसकी आवाज इच्छा से भारी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बिल्ली क्या घसीटकर अंदर ले आई, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां उसकी छाती की बनावट को छू रही थीं, उसकी आंखें उसके शरीर पर घूम रही थीं, उसकी पैंट के उभार पर टिकी हुई थीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, शरारती लड़के। मुझे लगने लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। डेक्स्टर, जिसकी आंखें वासना से भरी हुई थीं, उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी नजरें उसके शरीर को देख रही थीं, जो फिशनेट लॉन्जरी से मुश्किल से छिपा हुआ था। मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, हेलेना, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और रूखी थी। उसका हाथ उसके ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए बढ़ा, उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे वह हांफने लगी। मैं पूरे दिन इसी बारे में सोच रहा था, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शरीर के बारे में, उन चीजों के बारे में जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उसने मुट्ठी भर कंडोम निकाले, जिसमें कम से कम 10 कंडोम थे। हेलेना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर हैरानी और उत्साह का मिलाजुला भाव था। कंडोम को देखते हुए उसकी सांस अटक गई, फिर वापस डेक्स्टर को देखा। उसकी आंखों में वैसी ही भूख थी जैसी उसकी आंखों में थी। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 2 शरारती मिल्फ हेलेना। अध्याय 2 शरारती मिल्फ हेलेना। फक डेक्स्टर, वह हांफते हुए बोली। उसका हाथ उससे कंडोम लेने के लिए बढ़ा, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं, जिससे उसके अंदर इच्छा का एक झटका दौड़ गया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतना संभाल सकते हो? मैंने कभी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने सोचा नहीं था। भाड़ में जाओ डेक्स्टर, तुम मुझे अभी बहुत गीला कर रहे हो। डेक्स्टर उसके करीब आया, उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था, उसका हाथ नीचे खिसककर उसकी गांड को थाम रहा था, उसे दबा रहा था, जिससे वह हांफने लगी। मैं इस रात को तुम्हारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ, हेलेना, वह गुर्राया। उसके होंठ उसके कान से छू रहे थे, उसके दांत उसके लोब पर चुभ रहे थे, जिससे वह कराह रही थी। मैं तुम्हारे हर इंच को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तुम्हें इच्छा से पागल कर देना चाहता हूँ, तुम्हें इतना जोर से कम करवाना चाहता हूँ कि तुम्हें तारे दिखें। हेलेना का शरीर उसके हर हुक्म पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं क्योंकि उसकी उंगलियां उसे छेड़ रही थीं और खुश कर रही थीं। उसके हाथ उसके कंधों को पकड़े हुए थे, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे। ओह फक डेक्स्टर, वह हांफते हुए बोली। उसका सिर पीछे गिर गया, उसकी आंखें बंद हो गईं, उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फक डेक्स्टर, मुझे चाहिए कि तुम मुझे इतनी जोर से फक करो। डेक्स्टर के होंठ हेलेना के होंठों से मिले, उसका किस भूखा और डिमांडिंग था। उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई, उसकी जीभ से उलझ गई, उसके हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, हर कर्व, हर सेंसिटिव जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसे ऐसे तरीकों से छेड़ रहे थे और खुश कर रहे थे जैसा उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तुम्हें यह पसंद है ना? वह धीरे से बोला। उसकी आवाज में इच्छा थी। उसका हाथ उसकी चूत को पकड़ने के लिए नीचे सरक रहा था, उसकी उंगलियां उसकी क्लिप पर रगड़ रही थीं, जिससे वह हांफने लगी। तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें इस तरह छूता हूँ? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें एक गंदी छोटी स्लट जैसा महसूस कराता हूँ? हेलेना सिर्फ सिर हिला सकी, उसका शरीर इंतजार से कांप रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी इच्छा बढ़ रही थी, उसकी सांसें रुक रही थीं, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं, उसके हाथ उसके कंधों को पकड़े हुए थे, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे। हाँ हाँ, मुझे चाहिए, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आंखें खुलीं, उसकी नजर उसकी नजर से मिली, उसकी आंखों में वैसी ही भूख थी जैसी उसकी थी। रुको मत डेक्स्टर, प्लीज रुको मत। चोदो डेक्स्टर, मुझे चाहिए कि तुम मुझे चोदो, मुझे चाहिए कि तुम मुझे कम करो। डेक्स्टर का टच एक्सपर्ट था, उसकी हर हरकत उसे इच्छा से पागल करने के लिए डिजाइन की गई थी। उसकी उंगलियां उसे छेड़ रही थीं और खुश कर रही थीं, उसके होंठ और जीभ उसके शरीर को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसका कॉक सख्त हो रहा था, उसके खिलाफ दबा रहा था, जिससे वह हांफ रही थी, उसकी कराहें कमरे में भर रही थीं, उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। जब आखिर में उसने उसके अंदर प्रवेश किया तो यह एक जोरदार धक्का था जिससे वह खुशी से चिल्ला उठी। उसका शरीर उसके ऑर्गेज्म की तीव्रता से कांपने लगा, उसके नाखून उसके मांस में गड़ गए, उसकी कराहें कमरे में गूंजने लगीं, उसका शरीर उम्मीद से कांपने लगा। ओह फक डेक्स्टर, वह चिल्लाई। उसका शरीर ऑर्गेज्म की तेजी से कांप रहा था, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं, उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। तुम कमाल के हो, तुम जबरदस्त हो। फक डेक्स्टर, तुम मुझे बहुत जोर से कम करवा रहे हो। डेक्स्टर, जो अभी भी संतुष्ट नहीं था, उसने उसे पलट दिया, उसे पीछे से पकड़ा, उसके हाथ उसके कूल्हों को पकड़े हुए थे, उसका लिंग उसमें एक आदिम तीव्रता से घुस रहा था, उसके अंडकोश उससे टकरा रहे थे, उसकी गुर्राहटें कमरे में गूंज रही थीं, उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। हेलेना जोश में खोई हुई, उसकी इच्छाओं के आगे झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, उसका शरीर उसके हर हुक्म का जवाब दे रहा था, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं, उसका शरीर इंतजार से कांप रहा था। ओह फक डेक्स्टर, वह चिल्लाई। उसका शरीर ऑर्गेज्म की तेजी से कांप रहा था, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं, उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। तुम मुझे पागल कर रहे हो।
तुम मुझे ऐसी चीजें महसूस करा रहे हो जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। चोदो डेक्स्टर, मैं तुम्हारी गंदी छोटी रंडी हूं। मैं तुम्हारी गंदी छोटी वेश्या हूं। जब वे वहां लेटे थे, उनके शरीर पसीने से चमक रहे थे। डेक्स्टर जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। शादीशुदा औरतों को पटाने की उसकी लत अभी पूरी नहीं हुई थी और वह इन मना की गई मुलाकातों को ढूंढता रहेगा। हर मुलाकात पिछली मुलाकात से ज्यादा नशीली होती जाएगी। और हेलेना अपने कच्चे बेकाबू जुनून के नए स्वाद के साथ इस कामुक खोज के सफर में उसके साथ शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। उसका शरीर इंतजार से कांप रहा होगा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी इच्छा बढ़ रही होगी। उसकी सांसें रुक रही होंगी। उसकी कराहें कमरे में गूंज रही होंगी। उसकी आंखों में वैसी ही भूख होगी जैसी उसकी आंखों में होगी। मुझे और चाहिए डेक्स्टर, उसने धीरे से कहा। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। उसका हाथ उसके लिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां उस पर फिरी, जिससे उसके अंदर इच्छा का एक झटका दौड़ गया। मैं तुम्हें फिर से अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पागल कर दो। चोदो डेक्स्टर, मुझे चाहिए कि तुम मुझे चोदो। मुझे चाहिए कि तुम मुझे सहलाओ। डेक्स्टर उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें वासना से भरी हुई थीं। उसका हाथ उसके ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए बढ़ा। उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे वह हांफने लगी। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं। उसकी आंखों में भी वैसी ही भूख थी जैसी उसकी आंखों में थी। तुम्हारी इच्छा ही मेरा हुक्म है, हेलेना, वह गुर्राया। उसके होंठ उसके कान से छू गए। उसके दांत उसके लोब को काट रहे थे, जिससे वह कराहने लगी। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं। उसकी आंखों में वैसी ही भूख थी जैसी उसकी आंखों में थी। डेक्स्टर की आंखें वासना से भर गईं जब उसने हेलेना के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज इच्छा से भरी हुई थी। उसकी सांसें उसकी स्किन पर गर्म लग रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें क्या लगता है कि यह अंत था, हेलेना? यह तो बस शुरुआत है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे कंडोम बचे हैं। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बिना कंडोम के ले लूं? मेरे हर इंच को अपने अंदर महसूस करो। हमारे बीच कुछ भी नहीं। शायद तुम प्रेग्नेंट भी हो जाओ। सोचो, मेरा बीज तुम्हारे अंदर जड़ें जमा रहा है, बढ़ रहा है, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना रहा है। हेलेना की सांस अटक गई। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। वह उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बड़ी और इच्छा से काली हो गई थीं। उसके होंठ थोड़े खुले। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। डेक्स्टर, अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम मेरी गांड ले सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, वह बिल्कुल अनछुई है। मेरे उस बेचारे पति ने कभी मुझे वहां छूने के करीब भी नहीं आया। वह मुझे ठीक से सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता था। हमेशा मुझे और चाहने पर मजबूर कर देता था। उसकी बातें सुनकर डेक्स्टर का लिंग फड़कने लगा। उसका हाथ उसकी गांड पर थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा। आवाज कमरे में गूंज गई, जिससे वह हांफने लगी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे अपनी गांड देने की पेशकश की थी और हेलेना को इतने अपनेपन से पाने के विचार से उसका लिंग उम्मीद से फड़कने लगा। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 3 रंगे हाथों पकड़ा गया। अध्याय 3 रंगे हाथों पकड़ा गया। डेक्स्टर ने हेलेना को देखा। उसकी आंखों में भी वैसी ही भूख थी जैसी हेलेना की थी। तुम्हें कौन सा कॉक ज्यादा पसंद है, हेलेना? तुम्हारे बेचारे पति का छोटा सा लंड या मेरा बड़ा मोटा कॉक? उसने पूछा। उसकी आवाज इच्छा से भरी हुई थी। उसका हाथ उसके ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए बढ़ा। उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे वह हांफने लगी। हेलेना की नजरें उसकी नजरों से मिली। उसकी नजरों में वैसी ही भूख थी जैसी उसकी थी। यह तुम्हारा है, डेक्स्टर, उसने कहा। उसके हाथ से इशारा करते हुए उसे बताया कि उसके पति का लिंग मुश्किल से 3 इंच का था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। हेलेना ने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में नफरत थी। वह लूजर हार्ड भी नहीं हो सकता। उसका छोटा सा कॉक तुम्हारे कॉक के सामने कुछ भी नहीं है, डेक्स्टर। मुझे चाहिए कि तुम मुझे चोदो ताकि मैं फिर से एक असली औरत जैसा महसूस कर सकूं। उसकी बेचारी छोटी सी चीज मुझे कभी वैसा महसूस नहीं करा सकती जैसा तुम कराते हो। जैसे ही हेलेना बोल रही थी, वह डेक्स्टर को अपनी गांड दिखाने के लिए आगे बढ़ी। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। वह चारों पैरों पर खड़ी हो गई। उसके घुटने चौड़े हो गए। उसकी पीठ आकर्षक ढंग से मुड़ी हुई थी। उसने दोनों हाथों से पीछे हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके नितंबों के मुलायम मांस में धंस गईं। उन्हें चौड़ा करके खोल दिया ताकि उसका सबसे अंतरंग हिस्सा दिख सके। हेलेना के गुदा को देखते ही डेक्स्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह साफ सुथरा था। उसके आसपास की स्किन चिकनी और बेदाग थी। उसके गुदा के आसपास की सिलवटें दिख रही थीं, जिससे उसका आकर्षण और बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी गांड भींची, उसका गुदा सांस लेता हुआ और उसे आंख मारता हुआ लगा, एक आकर्षक न्योता। डेक्स्टर हेलेना के पीछे खड़ा हो गया। उसका लिंग फड़क रहा था, दर्द कर रहा था। सूजा हुआ लिंग पहले से ही प्रीकम से चिकना था और उसकी गांड के टाइट छेद पर दबा हुआ था। उसके शरीर की गर्मी उसकी स्किन पर फैल रही थी, जो कमरे की ठंडी शांत हवा से बिल्कुल अलग थी। हेलेना, उसकी आवाज गुर्राहट जैसी थी, जरूरत से भरी हुई। तुम मुझे पागल कर रही हो। उसकी उंगलियां उसके एंट्रेंस की नाजुक सिलवटों को छू रही थीं, छेड़ रही थीं, अपनापन दिखा रही थीं। क्या तुम इस प्यारी सी छोटी गांड को खत्म करवाने के लिए तैयार हो?
उसने जल्दी जवाब नहीं दिया। स्मैक। उसकी हथेली उसके कूल्हों पर पड़ी, आवाज तेज और गंदी थी जो पूरे कमरे में गूंज गई। हेलेना हांफने लगी, उसका शरीर आगे की ओर झटका खा गया और फिर उसके होठों से एक टूटी हुई आह निकली। आह! इतना मत मारो, जोर से। चुभन उसकी त्वचा पर फैल गई, लाल और गुस्से से भरी, इसकी गर्मी ठंडी हवा में चुभ रही थी। डेक्स्टर ने हार नहीं मानी। उसका हाथ फिर नीचे आया, स्मैक। पहले वाले के बगल में एक और निशान खिल गया। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उसने भारी आवाज में हुक्म देते हुए कहा, वरना मैं तुम्हें इसके लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। स्मैक। फक। हेलेना की आवाज फट गई, उसका शरीर कांप रहा था। फिर हांफते हुए उसने उसकी तरफ देखा, उसके होंठ खुले, उसकी आंखें जोरत से चमक रही थीं। मुझे मुझे तुम्हारा हार्ड कॉक चाहिए। उसने अपना निचला होंठ काटा, उसकी आवाज एक कामुक फुसफुसाहट में बदल गई। मेरे वर्जिन एसहोल को फक करने के लिए। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हम प्लीज डेक्स्टर। उसके लिंग ने यह शब्द सुनकर झटका खाया, उसके अनछुए छेद में घुसने का ख्याल उसे आदिम भूख से तड़पा रहा था। वह उसकी गर्मी महसूस कर सकता था, जिस तरह से उसका शरीर कांप रहा था, कुछ डर, कुछ बेसब्री से इंतजार। तुम्हें पक्का पता है, उसने ताना मारा, अपने मोटे लिंग का सिरा उसके मुंह पर दबाते हुए उसे महसूस कराया कि वह कितना बड़ा है। क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद मैं रुकता नहीं हूं। हेलेना ने सिर हिलाया, उसकी सांस अटक रही थी। हाँ। उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें जरूरत साफ दिख रही थी। मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। डेक्स्टर ने इंतजार नहीं किया। उसने धीरे धीरे बिना रुके अपने लिंग के चौड़े सिरे को उसकी टाइट रिंग में घुसा दिया। हेलेना हांफने लगी, उसका शरीर तन गया, उसके नाखून चादर में गड़ गए क्योंकि उसने खुद को उसके चारों ओर खींचा हुआ महसूस किया। हे भगवान! डेक्स्टर, यह बहुत बड़ा है। उसकी आवाज तेज, बेचैन थी। जैसे ही वह और अंदर गया, उसका गुदा उसके घुसने से सिकुड़ गया। और यार, वह बहुत टाइट थी। डेक्स्टर ने उसके हिप्स को पकड़ा, उसकी उंगलियां उसकी मुलायम स्किन में धंस गईं और अपने कॉक का सिरा उसकी टाइट गांड में घुसा दिया। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, हेलेना। बहुत टाइट और गर्म। हेलेना कराह उठी, उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं, उसका शरीर खुशी से कांप उठा। चोदो। हम यह यह मुझे चौड़ा कर रहा है। हाँ डेक्स्टर, बिल्कुल ऐसे ही। अचानक जैसे ही डेक्स्टर आगे बढ़ने वाला था, हेलेना और डेक्स्टर दोनों ने कमरे का गेट खुलने की आवाज सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। वह हेलेना का पति पीटर था, जिससे डेक्स्टर पार्टी में मिला था। हेलेना घबरा गई, उसकी आवाज कांप रही थी, उसका शरीर अभी भी खुला और कमजोर था। पीटर, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम बस। डेक्स्टर का लिंग हेलेना की गांड में फड़कने लगा, जिससे वह फिर से कराह उठी। पीटर, प्लीज मुझे समझाने दो। डेक्स्टर घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पापा उसे संभाल लेंगे। अंकल, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ज्यादा रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर की आंखें लाल थीं और वह चिल्ला रहा था, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। कुतिया! क्या तुम उसे चोदते समय ऐसा नहीं कह सकती? कमीने! क्या तुमने उसे हमारे घर, हमारे बिस्तर पर लाने की हिम्मत की? डेक्स्टर ने पीटर की तरफ देखा और माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो अंकल। हे, हम बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटर ने डेक्स्टर के मजाकिया लहजे को बेइज्जती समझा। वह गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाया, तुम कमीने! मेरी पत्नी को मेरे बिस्तर पर चोद रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? हेलेना आगे बढ़ी, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था और डेक्स्टर का लिंग जो उसकी गांड में था, हल्की गीली आवाज के साथ बाहर आ गया। उसने खुद को ढकने की कोशिश की, उसकी आवाज में गुजारिश थी। पीटर, प्लीज चलो शांत हो जाएं और इस बारे में बात करें। पीटर ने उसे अनदेखा किया। उसका ध्यान कमरे में रखी अलमारी पर था। उसने कुछ ऐसा निकाला जिससे डेक्स्टर और हेलेना दोनों हैरान रह गए। जब डेक्स्टर ने पीटर को बंदूक पकड़े देखा तो वह घबरा गया, उसकी आवाज में घबराहट बढ़ गई। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे रख दो। पीटर की आवाज ठंडी और सोची समझी थी। मुझे पार्टी में पता था कि तुम दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है, और मैंने तुम्हें उसे एक नोट देते हुए देखा था। कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? तो मैंने बस बाहर जाने का बहाना बनाया और तुमने, कुतिया, उसे अंदर बुला लिया। तुम बस एक रंडी और बदचलन हो। डेक्स्टर ने उसे समझाने की कोशिश की, डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। अंकल, यह इतना सीरियस नहीं है। और यह मत भूलिए कि मेरे पापा कौन हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वह आपको जाने नहीं देंगे। पीटर ने धीरे से हंसते हुए कहा, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पापा से डरता हूं? मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होता है। तुम यहां आए थे और तुम मेरी पत्नी का रेप करने की कोशिश कर रहे थे। तो घबराहट में मेरी पत्नी ने तुम्हें गोली मार दी और तुम यहीं मर गए।
पीटर ने हेलेना की तरफ बंदूक तान दी। उसकी आवाज डरावनी थी। तुम्हें क्या लगता है, वेश्या? क्या यह ठीक है? क्या तुम इस कहानी से सहमत हो? हेलेना को डर था कि अगर वह नहीं मानी तो वह सच में मर जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। हाँ पीटर, ठीक है, मैं सहमत हूँ। पीटर ने अचानक गोली चलाई। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। डेक्स्टर चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द और सदमे से भरी हुई थी। अंकल मत करो, प्लीज रुको। पीटर नहीं रुका। उसने अपनी बंदूक खाली कर दी। हर गोली छोटे से कमरे में बिजली कड़कने जैसी गूंज रही थी। डेक्स्टर का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी जान तेजी से जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर धुंधली हुई, उसने हेलेना के चेहरे पर डर देखा। दूर से उसकी चीखें सुनी। डेक्स्टर को लगा कि उसकी जान निकल रही है, और फिर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 4 यह स्थान क्या है? अध्याय 4 यह स्थान क्या है? प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण। जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे होश आया, मेरे होठों से एक गहरी आह निकली। आ मेरी पलकें फड़फड़ाकर खुलीं और मुझे उलझन की एक लहर ने घेर लिया। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली थी। रंग और आकार एक धुंधलेपन में मिल रहे थे। भाड़ में जाओ, मैंने बुदबुदाया। मेरी आवाज भारी थी और फुसफुसाने से भी मुश्किल से थोड़ी ऊपर थी। यह शब्द मेरी जुबान पर अजीब लग रहा था। पिछली घटनाओं की यादें मेरे दिमाग में लहरों की तरह भर गईं और मुझे अपनी तेजी में डुबाने की धमकी दे रही थीं। मुझे पीटर द्वारा गोली मारे जाने का तेज दर्द, मेरे शरीर को चीरती हुई गोलियां और मुझे खाए जा रहे दर्द की याद आई। मेरा हाथ अपने आप घावों की तरफ बढ़ा। उंगलियां कांप रही थीं जब उन्होंने मेरी स्किन पर हाथ फेरा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वहां चोट का कोई निशान नहीं था। मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं था, वह पूरा था। और परेशान करने वाली बात यह थी कि मैं नंगा था। अपनी हालत की कमजोरी से मुझे एक सिहरन हुई। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज में कंफ्यूजन और यकीन न होने की भावना थी, और ये शब्द मेरे आसपास के खालीपन में गूंज रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा। उम्मीद थी कि कुछ जाना पहचाना सा लगेगा, कुछ ऐसा जो मुझे असलियत से जोड़ेगा। लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक बड़े जंगल पर पड़ी। हरियाली का समंदर जो जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। हरी भरी हरियाली में कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। उनके पंख नीले आसमान में धुंधले रंग के दिख रहे थे। ऊपर आसमान साफ बिना दाग वाला नीला था, जिसमें सभ्यता या उस जिंदगी का कोई निशान नहीं था जिसे मैं कभी जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, जिसे इंसानी हाथों ने छुआ तक नहीं है। या यह नरक है? मैंने जोर से सोचा। मेरी आवाज घने पेड़ों के बीच गूंज रही थी। शब्द हवा में एक श्राप की तरह लटके हुए थे। इस सोच से मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब इतना बड़ा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे सामने जो नजारा था, उसकी शांति ने जवाब के तौर पर कुछ खास नहीं दिया। जंगल में कुदरत की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। जिंदगी का ऐसा तालमेल जो मेरी उलझन का मजाक उड़ा रहा था। फिर भी वहां कोई इंसान नहीं था। एक ऐसी बात जिसने मुझे अकेलेपन का एहसास कराया। मैं खड़ा हो गया। मेरे पैरों के नीचे अनजान जमीन से मेरा शरीर थोड़ा विरोध कर रहा था। घास ठंडी और नम थी, जो ऊपर कैनोपी से छनकर आ रही धूप की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। मैंने एक झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। इस नई और अनजान दुनिया में घूमते हुए मेरे सेंस हाई अलर्ट पर थे। हर आवाज, हर हरकत एक संभावित खतरा थी। मेरा दिमाग संभावनाओं और डर से भरा हुआ था। मैं लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा था। मेरे नंगे पैर गीली जमीन में थोड़े धंस रहे थे। घास ठंडी थी, लगभग गीली, मेरे तलवों से लग रही थी। पेड़ों से छनकर आ रही गर्म धूप के साथ कंट्रास्ट से मेरी स्किन में चुभन हो रही थी। हेल्प, यह शब्द मेरे मुंह से निकला, बेताब और रुखेपन से। क्या कोई है वहां? मेरी आवाज खामोशी को चीरती हुई आई, रूखी और घबराई हुई। लेकिन जंगल ने बस उसे निगल लिया। कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। मदद कर। मेरे पास तो मेरा सेलफोन भी नहीं है। और मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज में निराशा और डर साफ दिख रहा था। मैं खोया हुआ, नंगा और अकेला था, एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई मतलब नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज आई, एक मैकेनिकल टोन जो आसपास के माहौल में अजीब लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह आवाज मेरा ही एक हिस्सा हो, फिर भी अलग, एक अनजान चीज जिसने मेरे दिमाग में घर कर लिया था। स्थानांतरण सफल। ये शब्द मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन की तरह आए, किसी अनजान सोर्स से आए मैसेज की तरह। मैं हैरान रह गया। इन शब्दों का मतलब इतना बड़ा था कि मैं समझ नहीं पाया। मिला। द परवर्ट होस्ट। मैसेज जारी रहा। हर शब्द असलियत की मेरी समझ पर एक झटका था। मैं परवर्ट होस्ट था। इसका क्या मतलब था? सिस्टम लोड हो रहा है। सफल। मेरे सामने एक पैनल आ गया। बस दिखाई दिया। एक होलोग्राम की तरह हवा में हल्की चमक रहा था, जिसके किनारे अजीब रोशनी से चमक रहे थे। मेरा पेट मरोड़ उठा, मेरे गले में बाइल आ गया। यह नामुमकिन था। विकृत व्यभिचार प्रणाली। स्थानांतरण सफल। मिला। द परवर्ट होस्ट। सिस्टम लोड हो रहा है। सफल। विकृत व्यभिचार प्रणाली।
नाम डेक्स्टर विलियम्स। उम्र 22। कौशल कोई नहीं। योग्यताएं कोई नहीं। परवर्ट पॉइंट्स कोई नहीं। सिस्टम स्टोरेज गिफ्ट पैक X5। सुपरमार्केट स्टोर होस्ट। जो कुछ भी खरीदना चाहता है वह स्टोर में मिल जाएगा, जैसे खाना, कपड़े, स्किल्स, काबिलियत और कुछ भी, और इसके लिए उसे परवर्ट पॉइंट्स देने होंगे। जब मैं वहां बैठा था, पेड़ की खुरदरी छाल से टेक लगाकर वर्चुअल पैनल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सुपरमार्केट स्टोर शब्द मुझे घूर रहे थे। स्टोर ने वादा किया कि मुझे खाने पीने और कपड़ों से लेकर स्किल्स और काबिलियत तक सब कुछ मिलेगा, बदले में परवर्ट पॉइंट्स नाम की चीज मिलेगी। यह आइडिया अजीब था, फिर भी बहुत जाना पहचाना था, जैसे किसी सपने की दूर की गूंज हो जो मैंने कभी देखा था। मैं अपनी आंखों के सामने यह वर्चुअल पैनल देखकर चौंक गया। इसके होने का मतलब इतना बड़ा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। यह क्या बकवास है? ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का आइडिया, यानी दूसरी दुनिया में पहुंच जाना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। फिर भी मैं यहां था, इसकी सच्चाई का जीता जागता सबूत। क्या यह सच है? या मैं सच में मर गया हूं? या यह एक सपना है? मेरे मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। हर सवाल मेरे अविश्वास और कंफ्यूजन की झलक था जिसने मुझे घेर लिया था। मुझे जवाब चाहिए थे, इस नई सच्चाई को समझने का एक तरीका। मैंने अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारा। मेरे गाल पर दर्द उभरा, तेज और तुरंत। सपना नहीं। मेरे अंदर गुस्सा भर गया, बहुत तेज और भयानक। मुझे वापस भेजो, मैंने आसमान पर, पेड़ों पर, अपने आसपास की खाली जगह पर चिल्लाया। जंगल चुप रहा। सिस्टम चुप रहा। सुना? मुझे वापस भेजो। मैं चिल्लाया, मेरी आवाज जंगल में गूंज उठी। मदद कर, मुझे वापस भेज दो। ये शब्द एक गुजारिश थे, मेरी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की एक बेचैन करने वाली पुकार। मुझे लगा कि यह सिस्टम, यह परवर्ट डिबेचरी सिस्टम, मुझे यहाँ इस अजीब नई दुनिया में ले आया है। इसमें ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में कुछ बताया गया था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझने में मुझे अभी भी मुश्किल हो रही थी। क्या यह कोई दूसरी दुनिया है? मुझे सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। मैं इस नई दुनिया में अकेला था, एक अनजान जगह पर, एक अजनबी। सिस्टम का नाम देखकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। यह मेरे एक हिस्से की झलक थी, एक हिस्सा जिसे मैंने छिपा कर रखा था, मेरा एक हिस्सा जो बिना किसी शक के एक परवर्ट था। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 5 सिस्टम का आश्चर्य। अध्याय 5 सिस्टम का आश्चर्य। आसपास देखने पर इंसानों का कोई निशान न देखकर मुझे समझ नहीं आया कि इस सिस्टम ने मुझे कहां फेंक दिया है। लेकिन एक बात सच थी, मैं अभी भी जिंदा था, और यह नरक नहीं था। मेरे आसपास का जंगल कुदरत की आवाजों, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरा हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे इंसानी हाथों ने छुआ नहीं था, एक ऐसी दुनिया जो अपने अकेलेपन में खूबसूरत भी थी और डरावनी भी। मैं पेड़ से टिककर बैठ गया और वर्चुअल पैनल को देखा। सिस्टम स्टोरेज में 5 गिफ्ट पैक दिख रहे थे। गहरी सांस लेने के बाद मैंने एक खोलने का फैसला किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इस नई सच्चाई को समझने का कोई और तरीका नहीं था। मैंने पहला गिफ्ट पैक खोला। वर्चुअल रैपर खुलने पर परवर्ट आइज नाम की एक एबिलिटी दिखाई दी। डिस्क्रिप्शन साफ था, इससे मुझे परवर्ट पॉइंट्स कमाने में मदद मिलेगी जो महिलाओं के शरीर के अंगों पर एक नंबर दिखाता है। अगर मैं उस हिस्से को छूता तो मुझे उतने ही परवर्ट पॉइंट्स मिलते। इसके नतीजे बहुत बड़े थे और इसकी संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों थी। भाड़ में जाए। मुझे पता था कि यह परवर्टेड सिस्टम सच में परवर्टेड है। और परवर्ट आइज पॉइंट्स कमाने के लिए एक अच्छी स्किल भी है। लेकिन यहां तो एक भी इंसान नहीं है। मुझे औरत कहां मिलेगी? क्या यह कोई फैंटेसी वर्ल्ड है या कोई और दुनिया? मुझे नहीं पता। मेरे मन में कई सवाल दौड़ रहे थे, हर सवाल उस कंफ्यूजन और अविश्वास की झलक था जिसने मुझे घेर रखा था। मुझे जवाब चाहिए थे, इस नई सच्चाई को समझने का एक तरीका। मैंने एक और गिफ्ट खोलने का सोचा, उम्मीद थी कि इससे मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ समझ मिलेगी कि मैं कहां हूं और मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा गिफ्ट खुला तो उसमें मैजिकल टूल नाम की एक चीज निकली। उसका डिस्क्रिप्शन साफ नहीं था, जिसमें कहा गया था कि यह रूप बदल सकता है और जो मैं चाहूं वह बन सकता है। मैजिकल टूल को देखा, जो रिंग के आकार का था, मेरे आसपास की कुदरती दुनिया से बिल्कुल अलग। यह क्या बकवास है? क्या यह कोई मजाक है? मैजिकल टूल नाम की इस रिंग जैसी चीज को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने इसे आजमाने, इसकी लिमिट टेस्ट करने के बारे में सोचा। मैं अभी भी नंगा था, इस बात से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कपड़ों के बारे में सोचा और अचानक मैजिकल टूल लिक्विड की तरह फैल गया, मेरे शरीर पर दूसरी स्किन की तरह बहने लगा, एक नैनो आर्मर जो सिम्बियोट की याद दिलाता था। मैं चिल्लाया, मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह क्या बकवास है? और यह कैसे हो सकता है? यह तो जादू जैसा है। मैजिकल टूल की लिमिट को टेस्ट करने के लिए अलग अलग चीजें आजमाने का फैसला किया। मैंने एक बंदूक के बारे में सोचा और अचानक टूल मेरे शरीर से पीछे हट गया और एक फायरआर्म में बदल गया।
इसका वजन जाना पहचाना था, बिल्कुल असली बंदूक जैसा। मैंने इसे टेस्ट करने के बारे में सोचा, यह देखने के लिए कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या यह सच में एक काम का हथियार है। मैंने गोली चलाई, आवाज जंगल में बिजली कड़कने जैसी गूंजी। रिकॉइल भी असली बंदूक जैसा ही लगा। बंदूक चलने के साथ ही मुझे याद आया कि मैं कैसे मारी गई थी। गोलियां मेरे शरीर को चीर रही थीं, वह दर्द जिसने मुझे जकड़ लिया था। मुझे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन पीटर के लिए गुस्सा मेरे सीने में जलता हुआ अंगारा था। उस कमीने ने मुझे गोली कैसे मारी? मैं सच में इसके लायक नहीं था। मैं तो बस उसकी पत्नी की मदद कर रहा था, उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां लाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह मुझे इनाम मिला, धोखे और मौत के रूप में। मैंने मन ही मन सोचा। अब मैं एक नई दुनिया में था, एक ऐसी दुनिया जो अजीब और डरावनी दोनों थी। लेकिन मैं जिंदा था और मेरे पास नई शुरुआत करने का मौका था। मैजिकल टूल को देखा, बंदूक अभी भी मेरे हाथ में थी, और एक फैसला किया। मैं इस नई दुनिया में जिंदा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढूंगा, या अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो मैं अपने लिए एक नई जिंदगी बनाऊंगा। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। जब मैं वहां बैठा था, पेड़ की खुरदरी छाल से टेक लगाकर, वर्चुअल पैनल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी पिछली जिंदगी की यादें, पीटर और हेलेना की, मेरे दिमाग में अभी भी ताजा थीं। मुझे पता था कि पीटर जरूर मरेगा, और शायद हेलेना भी। मेरे माता पिता ऐसे लोग नहीं थे जो इस तरह की बेइज्जती को हल्के में लें। वे मेरे लिए दुनिया जला देंगे, और पीटर की जिंदा खाल उधेड़ने के ख्याल से मुझे सुकून महसूस हुआ। लेकिन जब मैंने हेलेना के बारे में सोचा तो मुझे अफसोस हुआ। मैंने उसके टाइट छोटे से पिछवाड़े के बारे में सोचा, इस बात के बारे में कि मैं उसे कभी पूरी तरह से अपना नहीं पाया। अपने हाथ में बंदूक देखकर मैंने इसे बदलने का फैसला किया, इसे किसी ज्यादा काम की चीज में बदलने का। जादुई टूल सच में एक कमाल था, एक ऐसा डिवाइस जो अपना रूप बदल सकता था और जो मैं चाहता था वो बन सकता था। मैंने कपड़ों के बारे में सोचा, और अचानक टूल लिक्विड की तरह फैल गया, मेरे शरीर पर दूसरी स्किन की तरह बहने लगा, और एक टी शर्ट और शॉर्ट्स बन गया। कपड़ा ठंडा और आरामदायक था, जिस पेड़ के सहारे में टिका हुआ था, उसकी खुरदरी छाल से बिल्कुल अलग। मैं इस टूल को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका, इस बात पर कि यह रंग भी बदल सकता है। यह चीज काम आएगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। यह सोचकर मैं तीसरा गिफ्ट खोलने के लिए उत्साहित था। इससे यूनिवर्सल लैंग्वेज नाम की एक काबिलियत पता चली, एक ऐसा स्किल जिससे मैं किसी भी भाषा में बात कर पाऊंगा। मेरे बोले गए शब्द अपने आप सुनने वाले की जानी पहचानी भाषा में बदल जाते थे, और अगर कोई मुझसे बात करता तो मैं उसे अपनी जानी पहचानी भाषा, इंग्लिश में सुनता था। अच्छा, अगर यह दुनिया कोई फैंटेसी वर्ल्ड है, जहां मैं एल्व्स देख सकता हूं और परियों से मिल सकता हूं, तो यह सब इसके लायक होगा। अगर यहाँ सच में एल्व्स हैं, तो मेरी मौत भी इसके लायक होगी, मैंने कुछ एक्साइटमेंट के साथ कहा। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। चैप्टर 6 वर्ल्ड मैप फंक्शन। चैप्टर 6 वर्ल्ड मैप फंक्शन। मैंने चौथा गिफ्ट खोला, और उसमें लिमिट ब्रेकर नाम की एक एबिलिटी दिखी। डिटेल साफ नहीं थी, लेकिन मतलब बहुत बड़े थे। इसने मेरे शरीर को अनलिमिटेड बनाने, सभी एबिलिटी और स्किल के मैक्सिमम लेवल तक तुरंत पहुंचने, और किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को हटाने का वादा किया। इससे मुझे सेलुलर लेवल पर अपने शरीर पर कंट्रोल रखने में भी मदद मिलेगी। यह एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिससे अगर मैं सिस्टम में सुपरमार्केट स्टोर से कुछ पावरफुल एबिलिटी खरीदूं तो मैं अजय बन सकता हूं। लेकिन मैं अभी भी एक डरपोक था, जिसमें जादुई औजार के अलावा खुद को बचाने की कोई ताकत या काबिलियत नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यह पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया था। मैंने आखिरी गिफ्ट को घबराहट के साथ खोला, मेरे होठों पर अपनी सुरक्षा के लिए किसी चीज की दुआ थी। उसमें हीलिंग फैक्टर नाम की एक काबिलियत दिखाई दी, एक ऐसा स्किल जो मुझे अमर बना देगा, जो मेरी किसी भी चोट को ठीक कर देगा, और जो मुझे बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके नतीजे बहुत बड़े थे, और इसकी संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों थी। हाँ 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 हाँ, मैं एक ऐसा राक्षस बनूंगा जिसे मारा नहीं जा सकता। कमाल है। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, इस उत्साह के साथ कि मैंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो कोई नहीं कर सकता, और मैं तुरंत अमर हो जाऊंगा। लेकिन मेरी हंसी तब रुक गई जब मेरे दिमाग में एक विचार आया। मुझमें अभी भी लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, और अगर किसी को मेरी काबिलियत के बारे में पता चलता तो मुझे पकड़ लिया जाता या मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता। लेकिन जब मैं वहां खड़ा था तो मैं इस दुनिया के नेचर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में जादू है या नहीं, जैसा कि उन नॉवेल में होता है जहां मेन कैरेक्टर जादुई दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। मैंने वो मांगा पढ़ी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। यह सोचना रोमांचक और डरावना दोनों था, हैरानी और डर का मिलाजुला रूप। मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं था कि यह देखने के लिए खुद को काट लूं कि हीलिंग फैक्टर काम कर रहा है या नहीं, लेकिन सिस्टम की दूसरी एबिलिटीज को देखकर मुझे इस पर कोई शक नहीं हुआ। हीलिंग फैक्टर एक शक्तिशाली क्षमता थी जो मुझे किसी भी हालत में जिंदा रखने का वादा करती थी। लेकिन हीलिंग फैक्टर के साथ भी इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे भूख या प्यास नहीं लगेगी।
यह काबिलियत मुझे जिंदा रखेगी, भले ही मैं एक डूबा हुआ कंकाल बन जाऊं। यह सोच सुकून देने वाली और डरावनी दोनों थी। मुझे पता था कि मुझे सावधान रहना होगा, मुझे स्ट्रेटेजिक होना होगा। मैं खुद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ हीलिंग फैक्टर पर निर्भर नहीं रह सकती थी। मुझे इस दुनिया के बारे में सीखना था, इसके नियमों और इसके लोगों को समझना था। सुपरमार्केट स्टोर पर ध्यान दिया, एक ऐसी जगह है जहां खाने पीने और कपड़ों से लेकर बंदूकें, कारें, प्लेन, चॉपर, यहां तक कि स्पेसशिप और टाइम मशीन तक सब कुछ था। वैरायटी बहुत ज्यादा थी। और जब स्किल्स की बात आई तो इसमें हर तरह की स्किल्स थीं, स्विमिंग और शिकार से लेकर लिखने, खाना बनाने, ट्रैकिंग, हत्या, सर्वाइवल और भी बहुत कुछ। लिस्ट बहुत ज्यादा थी, कभी खत्म न होने वाली, और आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ परचेज पॉइंट्स की कमी थी। आमतौर पर खाने की चीजों के लिए कीमत 10 परवर्ट पॉइंट्स थी और एक शानदार लग्जरी फुल मील के लिए इसकी कीमत 50 परवर्ट पॉइंट्स थी, जो खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा थी। सबसे सस्ती पानी की बोतल थी, जिसकी कीमत 2 परवर्ट पॉइंट्स थी। जब कपड़ों की बात आई तो यह 50 परवर्ट पॉइंट्स से शुरू होकर 10,000 परवर्ट पॉइंट्स तक गया, जिसमें स्पेस सूट और फायर प्रूफ सूट सहित सभी तरह के कपड़े शामिल थे। स्किल्स काफी महंगे थे। स्विमिंग में 10,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे, शिकार में 20,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे और हत्या में 45,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे। सबसे सस्ता स्किल स्विमिंग था और मुझे सबसे ज्यादा सर्वाइवल स्किल की जरूरत थी, जो 30,000 परवर्ट पॉइंट्स था। मेरे परवर्ट पॉइंट्स का बैलेंस देखकर, जो कि एकदम जीरो था, मैं खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। मदद कर सिस्टम, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने यह भी नहीं सोचा कि अगर मेरे पास शुरू से ही कोई परवर्ट पॉइंट्स नहीं हैं, तो मैं बिना खाने के कैसे जिंदा रह पाऊंगा। मेरे पास न तो खाना था और न ही पानी, और परवर्ट पॉइंट्स कमाने के लिए मुझे एक औरत की जरूरत थी। लेकिन इस जंगल में मुझे औरत कहाँ मिलेगी? एबिलिटीज को देखें तो हर एक बहुत महंगी थी। क्लोनिंग 1 लाख परवर्ट पॉइंट्स के साथ सबसे सस्ती में से एक थी। टेलीकिनेसिस में लगभग 1 मिलियन परवर्ट पॉइंट्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में 5 लाख परवर्ट पॉइंट्स और टेलीपैथी में 10 मिलियन परवर्ट पॉइंट्स लगते हैं। जब मैंने स्टोर बंद किया तो मुझे गुस्सा और निराशा महसूस हुई। मैं बहुत गरीब था और इस जंगल में परवर्ट पॉइंट्स कमाने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सिस्टम को आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक डेड सिस्टम था, जिससे मुझे लगा कि यह बिना किसी इंटेलिजेंस वाला एक डम सिस्टम है। अचानक मुझे सिस्टम से एक तुरंत नोटिफिकेशन सुनाई दिया। क्या होस्ट लाइव वर्ल्ड मैप फंक्शन शुरू करना चाहता है? हाँ नहीं। मैंने बिना किसी देरी के येस पर क्लिक किया, क्योंकि कम से कम मैप से मुझे पता चल गया था कि दुनिया कितनी बड़ी है। जैसे ही मैंने येस पर क्लिक किया, वर्चुअल पैनल पर एक मैप दिखाई दिया, बिल्कुल किसी गेम की तरह। इसने मेरी लोकेशन दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति मैप पर मेरी 3D इमेज की तरह उसी जगह पर खड़ा था जहां मैं खड़ा था। मैप सैटेलाइट मैप जैसा नहीं था, बल्कि एक टेरेन मैप जैसा था, गेम्स में जैसा होता है। मैं अपने चारों ओर जंगल देख सकता था। यह फंक्शन सच में बहुत मददगार था, इसलिए मैंने यह टेस्ट करने का फैसला किया कि मैं मैप को जूम इन या आउट कर सकता हूं या नहीं। जब मैंने पूरी दुनिया को देखने के लिए जूम आउट किया तो मैंने पाया कि मैप पर लाल डॉट्स दिखने लगे, बहुत सारे, जो इस जंगल के आखिर में थे। वे कुछ 100 के ग्रुप में एक साथ थे और फिर थोड़ी दूरी पर उनमें से कुछ और 100 थे। जैसे जैसे मैं जूम आउट करता गया, मैंने पाया कि यह पृथ्वी जैसा ही था, कॉन्टिनेंट भी वही थे और मैं अभी भी अमेरिका में था। जो लोकेशन दिख रही थी वह उसी जगह के आसपास होनी चाहिए थी, जैसे कि यह ठीक वही शहर हो जहां मैं रहता था। लेकिन मैप कॉन्टिनेंट या शहर या कुछ भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ मेरी लोकेशन और लाल डॉट्स दिख रहे थे। जैसे ही मैंने उन लाल डॉट्स पर जूम किया जो मेरे पास इस जंगल के इलाके के ठीक बाहर थे, वे हिलते हुए पाए गए। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। चैप्टर 7 सेक्सी ट्राइबल मिल्फ्स। चैप्टर 7 सेक्सी ट्राइबल मिल्फ्स। मेरे मैप पर लाल डॉट्स दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। लोग, या कम से कम कुछ ऐसा जो उनके जैसा लगे। इंसान, एल्व्स, कैटगर्ल्स। इस ख्याल से मेरे अंदर एक तेज और इलेक्ट्रिक जोश भर गया। यह दुनिया सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक प्लेग्राउंड था और सिर्फ मैं ही नियम जानता था। मैंने उन लाल डॉट्स की तरफ जाने का फैसला किया और अपने दिमाग से उस एरिया को चुना। उसने लोकेशन बता दी और मैप ने दिखाया कि वह कितने किलोमीटर दूर है। वह मेरी लोकेशन से 12 किलोमीटर दूर था। मैं खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम चाहते हो कि मैं 12 किलोमीटर चलूं? मैं मरने वाला हूं। मैं इतना चलना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मैंने अपने कपड़ों को देखा और मैजिकल टूल के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि क्या इस चीज को गाड़ी में बदला जा सकता है। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और अचानक टूल एक पल में माउंटेन बाइक में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि यह सच में एक मैजिकल टूल था, बस मेरी कल्पना तक ही सीमित था। मुझे नहीं पता था कि लाल डॉट्स के रूप में वे लोग कौन थे या क्या थे, वे इंसान थे या कोई दूसरी जाति, या वे फ्रेंडली थे या नहीं। इसलिए मैंने इंजन को इलेक्ट्रिक बना दिया ताकि वह साइलेंट हो जाए और उस दिशा में चला गया। बीच में घना जंगल था और माउंटेन बाइक से भी वहां जाना मुश्किल था।
लेकिन किसी तरह मैं वहां पहुंचा और मैजिकल टूल को टी शर्ट और शॉर्ट्स में बदलकर पहन लिया। मैंने नजारा देखा और वह एक गांव जैसा लग रहा था, मिट्टी और घासपूस से बनी झोपड़ियों वाला एक कबीला। मैं अभी भी 500 मीटर दूर था और मुझे पैदल चलना पड़ा क्योंकि यहाँ से नीचे ढलान थी। मैंने यहाँ के लोगों को देखने का फैसला किया और ढलान पर लेट गया ताकि कोई मुझे देख न सके। मैंने फिर से मैजिकल टूल का इस्तेमाल किया और उसे दूरबीन में बदल दिया और उनसे देखने लगा। मैंने देखा कि इंसान पत्तों के कपड़े पहने हुए थे और औरतें जो कपड़े पहनती थीं, उनसे उनके निप्पल और योनि मुश्किल से ढकी होती थी, लेकिन आप उसमें से उनके प्यूबिक हेयर आसानी से देख सकते थे। मैंने कुछ मर्दों को देखा और उनके पास लकड़ी की छड़ियों से बने भाले थे जिनके सिरे पर एक नुकीला पत्थर लगा था। मुझे यह मत बताओ कि मैं पास्ट में आया था, जैसे 10,000 बीसी में या शायद स्टोन एज में। अगर ऐसा है तो मैं फंस गया। मैं इन जंगली लोगों के साथ कैसे रहूंगा, मैं खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। अचानक मेरे मन में एक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने अपने मौजूदा युग को स्टोन एज के तौर पर पहचान लिया है। इस खोज के इनाम के तौर पर आपको 100 परवर्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। मदरफकर, यह शब्द मेरे होठों से एक धीमी अविश्वास भरी गुर्राहट के साथ निकला। मेरी उंगलियां मेरे नीचे की गीली मिट्टी में धंस गईं। सिस्टम ने मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया था, उसने मुझे अतीत में फेंक दिया था। या शायद अतीत भी नहीं, शायद कोई पैरेलल दुनिया, इतिहास का कोई टेढ़ा-मेढ़ा आईना जहां नियम अलग थे, जहां मैं अलग था। मैंने तेजी से सांस छोड़ी, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पाषाण युग, असली पाषाण युग, कोई शहर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कानून नहीं, बस कच्चा जिंदा रहना। और मैं डेक्स्टर विलियम्स, अमर बिगड़ा हुआ किसी बीमार मजाक की तरह इसके बीच में आ गया। मैंने इनाम देखा, 100 परवर्ट पॉइंट से इस अजीब नई दुनिया में एक छोटा सा सुकून। मैं सिस्टम को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने मुझे यहाँ भेजा, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सका कि इसने मेरी जान बचाई थी। मैं अब स्टोन एज के जमाने में एक अमर प्राणी था। इस सोच से मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इसके नतीजे बहुत बड़े थे और इसकी संभावनाएं रोमांचक और डरावनी दोनों थीं। मैं इन पुराने लोगों के लिए भगवान बन सकता हूं जो इस अनछुई दुनिया पर राज कर रहे हैं। मेरे पास 100 परवर्ट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने तुरंत खरीदने का फैसला किया। मैंने सिर्फ 2 परवर्ट पॉइंट्स खर्च करके एक पानी की बोतल खरीदी। यह मेरे हाथ में आया, ठंडा और गाढ़ा हो गया था। मैंने खूब पिया, लिक्विड मेरे गले से नीचे उतर रहा था। एक साधारण खुशी, लेकिन इस दुनिया में यह लग्जरी थी। अपने हाथ में खाली पानी की बोतल देखकर मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने सिस्टम स्टोरेज को देखा, एक वर्चुअल स्पेस जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता हुआ लग रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं भी चीजें वापस वहीं रख सकता हूं। एक ख्याल के साथ मैंने खाली पानी की बोतल सिस्टम स्टोरेज में डाल दी और वह मेरे हाथ से गायब हो गई। मैं हंसा, यह सोचकर कि यह बहुत बढ़िया है। अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ बहुत सी चीजें मुमकिन थीं, लेकिन मैं अपनी हालत पर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं एक पानी की बोतल पर खुश हो रहा था। मेरी जिंदगी में जो भी लग्जरी चीजें थीं, अब चली गईं। कारें, समाज में पावर, सब कुछ गायब हो गया। लेकिन सुपरमार्केट स्टोर को देखकर मुझे पता था कि मैं हर तरह की लग्जरी फिर से बना सकता हूं और शायद उससे भी आगे जा सकता हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे और परवर्ट पॉइंट्स कमाने थे और उसके लिए मुझे औरतों की जरूरत थी। मैंने ट्राइब्स की औरतों पर फोकस करने का फैसला किया ताकि देख सकूं कि वे असल में कैसी हैं। जब मैं हाथ में दूरबीन लिए वहां लेटा था तो मुझे अंदर से इच्छा होने लगी। गांव की औरतें देखने लायक थीं, उनके शरीर इस बात का सबूत थे कि वे रोज कितनी मेहनत करती थीं। पहली औरत जो मैंने देखी वह अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर सुंदरता और ताकत का मिलाजुला रूप था। उसका स्किन टोन एक हॉट मैक्सिकन ब्यूटी जैसा था, बिल्कुल ब्राउन या व्हाइट नहीं, लेकिन एक अनोखा मिक्स जो बिना किसी शक के सेक्सी था। उसके स्तन बड़े, भरे हुए और गोल थे, जिनके गहरे खड़े निप्पल चूसने और छेड़ने के लिए तरस रहे थे। उसकी कमर पतली थी, जो चौड़े हिप्स तक पतली होती जा रही थी, जो चलते समय बहुत आकर्षक लगते थे। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे और उसके ऊंचे चीकबोन्स और भरे हुए होठों को और उभार रहे थे। दूसरी औरतें भी कुछ अलग नहीं थीं, उनके शरीर पतले और करवेस थे, उनकी स्किन का रंग क्रीमी सफेद से लेकर कैरामल ब्राउन शेड्स तक अलग अलग था। उन सभी के बाल लंबे थे, जो उनकी कमर तक लहरा रहे थे, जो उनके आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उनके ब्रेस्ट भरे हुए और मजबूत थे, उनके निप्पल कड़े और आकर्षक थे। उनकी जांघें मोटी और मस्कुलर थीं, जो रोजाना की जाने वाली उनकी मेहनत का सबूत थीं। और उनकी जांघों पर उनके टैटू बने हुए थे, घुमावदार पैटर्न जो उनके हिलने डुलने पर नाचते और मरोड़ते हुए लगते थे। टैटू काले और लाल रंग के थे, जो उनकी स्किन टोन से बिल्कुल अलग थे, और वे एक कहानी, उनकी जिंदगी और अनुभवों की कहानी बताते हुए लगते थे। उनके हार हड्डियों के बने थे, जिन्हें मेरी पिछली दुनिया में घिनौना माना जाता था, लेकिन यहाँ हार सुंदरता की चीज थे, उनकी ताकत और मजबूती का सबूत थे। हड्डियां पॉलिश और चिकनी थीं, जो उनके आसपास की उबड़-खाबड़ दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। और उनके ब्रेस्ट के बीच हड्डियां ऐसी लग रही थीं जैसे उनके टिट्स की गर्मी महसूस कर रही हों।
सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 8 जंगली लोगों को धोखा देना। अध्याय 8 जंगली लोगों को धोखा देना। मेरा लिंग उन्हें चोदने, उन्हें अपना मानने के बारे में सोचकर ही सख्त हो गया। मुझे नहीं पता था कि इन जंगली लोगों के लिए सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक तरीका था या उन्हें भी इस काम में मजा और आनंद मिलता था। अचानक मैंने देखा कि आदिवासी आदमियों का एक ग्रुप इस तरफ आ रहा है, जो इस ढलान से जंगल में आने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ऊपर नीचे चलने के लिए कच्ची सड़क जैसी हल्की ढलान थी। वे भाले और जूट की रस्सियां लिए हुए थे, उनके शरीर नंगे थे और सिर्फ केले के पत्तों जैसा कोई छोटा सा टुकड़ा उनकी जांघों को ढके हुए था। लेकिन उनमें से एक आदमी सबसे अलग दिख रहा था, जो किसी लीडर जैसा लग रहा था क्योंकि उसने अपनी जांघों के पास मरे हुए जानवर की खाल पहनी हुई थी। उन सभी की दाढ़ी और मूछें थीं, वे खूंखार और लड़ाई के लिए तैयार लग रहे थे। वे यहाँ आ रहे थे और मुझे पता था कि मुझे सावधान रहना होगा। मैं बस अंदर घुसकर यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। मुझे एक प्लान चाहिए था, एक ऐसा तरीका जिससे वे मुझे सिर्फ एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति से ज्यादा समझें। मैजिकल टूल से मार डालूंगा। शायद मुझे इसे M4 कार्बाइन जैसी राइफल में बदल लेना चाहिए और उन सबको मार डालना चाहिए। या शायद बाजूका अच्छा रहेगा, और वैसे भी अगर मैं घायल भी हो गया तो हीलिंग फैक्टर से मैं ठीक हो जाऊंगा। यह सोचकर सुकून मिला और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगा। मैंने अपने हाथ में दूरबीन देखी जो मैजिकल टूल थी, और कुछ सोचा। मैंने तुरंत मैजिकल टूल को पत्तों वाली ड्रेस में बदल दिया, जैसी वे सब अपनी जांघों के पास पहनते थे, ताकि कम से कम मैं अजीब न लगूं। मैंने खुद पर थोड़ी मिट्टी लगा ली ताकि मैं खोई हुई और साफ सुथरी न दिखूं, जो मेरे आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैंने उन्हें एक कहानी सुनाने का सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ शिकार पर निकला था और मेरे मम्मी पापा एक जानवर के शिकार से मारे गए और मैं भाग गया। मुझे नहीं पता था कि स्टोन एज में किस तरह के जानवर होते थे, लेकिन मैंने टाइगर के साथ जाने का सोचा। मेरे पास पहले से ही यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, इसलिए कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा पीछे भागा और मदद के लिए उन्हें पुकारने के लिए उनके पास जाने का फैसला किया। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि वे सब ऊपर चढ़ गए थे और इस तरफ बढ़ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और घबराया हुआ चेहरा दिखाते हुए भागा और चिल्लाया, आ बचाओ बचाओ, टाइगर, एक टाइगर है। मैं चिल्लाते हुए उनके पास दौड़ा और देखा कि वे सब अलर्ट हो गए क्योंकि उन्होंने किसी को अपनी तरफ दौड़ते देखा। मैं देख सकता था कि उन सबने अपने हाथों में हथियार कस रखे थे, और मुझे नहीं पता था कि वे मुझे टारगेट कर रहे थे या इसलिए क्योंकि मैं टाइगर चिल्लाया था। मुझे नहीं पता था कि स्टोन एज में टाइगर को टाइगर कहा भी जाता था या नहीं, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ यह मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं वहां खड़ा था, हाफ रहा था और अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था, तो आदिवासी आदमियों के ग्रुप ने मुझे शक और चौकन्नेपन से देखा। उनकी आंखें आसपास घूम रही थीं, उस बाघ को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं उनके शरीर में तनाव देख सकता था, जिस तरह से उन्होंने अपने भालों को कसकर पकड़ रखा था, एक पल में खुद को बचाने के लिए तैयार। उनमें से एक, जो लीडर लग रहा था, ने पूछा, कहा टाइगर कहाँ है? उसकी आवाज भारी थी, जो हमारे आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैं उन्हें इंग्लिश बोलते हुए साफ साफ सुन सकता था, और मुझे एहसास हुआ कि यूनिवर्सल लैंग्वेज की क्षमता कितनी जबरदस्त है। वे कोई भी भाषा बोलते हों, मैं उसे इंग्लिश में आसानी से समझ सकता था, और वे भी मुझे अपनी भाषा में समझ जाते थे। उनके हाव भाव से मुझे पता चल गया कि उन्हें मेरी कहानी पर यकीन हो गया है, और मैंने अपनी एक्टिंग जारी रखी। मेरी आवाज डर से कांप रही थी और मैं हकला रहा था। यह मेरा पीछा कर रहा था। मुझे नहीं पता। मैंने कहा, मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, जो हवा में भरे तनाव के बिल्कुल उलट थी। नेता ने पूछा, तुम हमारे कबीले के पास यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सख्त थी। मैं चिल्लाया और बोलते समय मेरी आवाज कांप रही थी। मैं जंगल के दूसरी तरफ रहता था, अपनी माँ और पापा के साथ, क्योंकि हमें कई दिनों से खाना नहीं मिला था। पापा ने हमें शिकार के लिए जंगल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने बाघ को रोक दिया और मुझे भाग जाने को कहा। ये शब्द झूठ का जाल थे, एक कहानी जो उन्हें मुझे एक विक्टिम, एक अजनबी के तौर पर दिखाने के लिए बनाई गई थी जिसे उनकी मदद की जरूरत थी। लीडर ने पूछा, तुम किस कबीले से हो? उसकी आवाज अजीब थी, जो इस पुरानी दुनिया में भी मौजूद मुश्किल सोशल सिस्टम की याद दिलाती थी। मैंने देखा कि वे अभी भी अलर्ट थे, उनकी आंखें मुझे देख रही थीं, यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि मैं उनके लिए खतरा हूं या नहीं। मुझे पता था कि वह पूछ रहा था कि क्या मैं किसी दूसरे कबीले से हूं, शायद यहाँ उनके दुश्मन कबीले हों। इस ख्याल से मुझे डर लगा और याद आया कि यह एक खतरनाक दुनिया है। मैंने कहा, मैं किसी कबीले से नहीं हूं। मेरे माँ और पिता शिकारी थे, इसलिए हम अकेले रहते थे और जिंदा रहने के लिए शिकार करते थे। मैंने तुरंत एक कहानी बनाई ताकि वे मुझे एक बाहरी, एक अजनबी समझें जिसे उनकी मदद की जरूरत है।
उनमें से एक आदमी ने कहा, शायद हमें इस लड़के को अपने साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शिकार करने की स्किल्स होंगी, जो शायद हमारे गांव के काम आ सकती हैं। उसकी आवाज उम्मीद से भरी थी, जो हवा में भरे टेंशन के बिल्कुल उलट थी। इस ख्याल से मुझे राहत मिली, यह सोचकर कि मेरी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दे दिया था। जब दूसरे आदमी ने मेरे शरीर पर बाल न होने की बात बताई, तो मुझे मजाक और गुस्सा दोनों महसूस हुए। देखो, इसके तो बाल भी नहीं बढ़े हैं, इसका मतलब है कि यह अभी बच्चा है, उसने मेरी जांघों के बीच की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। मैंने उनकी जांघों के बीच की जगह पर देखा और देखा कि उनके प्यूबिक एरिया में घने बाल थे जो मेरी क्लीन शेव स्किन से बिल्कुल अलग थे। उनकी छाती भी बालों से ढकी हुई थी, जबकि मेरी छाती चिकनी थी। मेरे बाल लंबे थे, जो मेरे कंधों तक आते थे, जबकि उनके बाल लंबे थे, जिससे पता चलता था कि वे बाल नहीं कटवाते थे। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 9 कबीले में प्रवेश। अध्याय 9 कबीले में प्रवेश। यह विचार मेरे ऊपर एक तीखे पत्थर की तरह लगा। तुम मादरचोद, तुम अभी बच्चे हो। शायद मुझे उसकी पत्नी से एक और बच्चे को जन्म दिलवाना चाहिए। कुतिया। मेरे सीने में फ्रस्ट्रेशन जमा हुआ था, लेकिन उसके नीचे कुछ ज्यादा ठंडा और ज्यादा सोचा समझा सा था। अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना था, अगर मुझे आगे बढ़ना था, तो मुझे उनका मुझ पर भरोसा चाहिए था। और एक बच्चे से ज्यादा भरोसा करना और क्या आसान था। मैंने सोचा कि शायद मुझे उस आदमी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बच्चा होता तो उन्हें मुझ पर भरोसा दिलाना आसान होता। लीडर की आवाज मेरे ख्यालों में तलवार की तरह चुभ गई, गहरी और कमांडिंग। तो फिर मैं तुमसे यह पूछता हूँ, क्या तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो? उसकी आंखें मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए घुस गईं, जैसे वह उन झूठों को भी देख सकता हो जो मैंने अभी तक बोले भी नहीं थे। हवा भारी लग रही थी, उसके सवाल के वजन से भरी हुई। एक गलत शब्द, एक गलत नजर, और मैं वापस जंगल में पहुंच जाता, या उससे भी बुरा। मैंने मुश्किल से निगला, अपनी आवाज को कांपने के लिए मजबूर किया। क्या क्या मुझे खाने के लिए काफी मिलेगा? इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, यह सवाल मुंह से निकल गया, कच्चा और बेताब। एक पल के लिए मुझे खुद से नफरत हुई, लेकिन फिर हंसी शुरू हो गई। यह उनमें से एक के साथ शुरू हुआ, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली हंसी जो जंगल की आग की तरह फैल गई। आवाज बहुत गहरी थी, लगभग म्यूजिकल, ऐसी हंसी जो मांस से भरे पेट और गर्व से भरे दिल से आती है। हाँ 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 हाँ, सबसे लंबे वाले ने अपने घुटने पर थपकी दी, लगभग दोगुना हो गया। बच्चे, हम सभी गांवों में सबसे अच्छे शिकारी हैं। भले ही पूरी दुनिया भूखी मर जाए, हम नहीं मरेंगे। मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। सच में मेरी आवाज में जो हैरानी थी, वह पूरी तरह से नकली नहीं थी। उनके कॉन्फिडेंस में कुछ नशा था, जिस तरह से वे एक ऐसी दुनिया में राजाओं की तरह खुद को संभाल रहे थे जो उन्हें तोड़ देनी चाहिए थी। नेता नहीं, एल्डर रयान। जैसा कि उन्होंने बाद में मुझे सही किया था, सिर हिलाया, उनका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, लेकिन नियम है। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कोई इनविटेशन नहीं था, यह एक टेस्ट था। मैंने अपनी नजर उसकी आंखों पर टिकाए रखी, मेरी रीढ़ सीधी थी। मैं हर आंख का वजन महसूस कर सकता था, जो मुझे जज कर रही थी, नाप रही थी। एक हमेशा गांव के मुखिया का ऑर्डर मानो, वो मैं हूं। जब उसने मुझे यह समझते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर कुछ झलका, मनोरंजन, संतुष्टि। यहां हायरार्की सिर्फ साफ नहीं थी, यह पूरी तरह से थी। धोखा मौत है। कोई ट्रायल नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस एक ब्लेड या रस्सी की तरह आखिरी चीज। मैंने खुद को सिर हिलाने के लिए मजबूर किया, मेरी नब्ज मेरे गले में जोर से धड़क रही थी। 3 कबीले की औरतों और बुजुर्गों की इज्जत करो। वे हमारे लोगों का दिल और समझ हैं। तुम उनके साथ हमेशा प्यार और इज्जत से पेश आओगे। उनकी आवाज मजबूत थी, जिसमें परंपरा का वजन और उनके सामाजिक ताने बाने की अहमियत थी। जब मैं वहां खड़ा होकर गांव के मुखिया की बात ध्यान से सुन रहा था, तो मुझे पक्का इरादा महसूस हुआ। मेरी नजरें उसकी आंखों से हटी नहीं, मैं वह सम्मान और बात मानने की कोशिश कर रहा था जो मुझे दिखानी थी। मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे चुनौतियां और रुकावटें आएंगी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मुझमें उनसे पार पाने की, इस अजीब नई दुनिया में अपने लिए एक नई जिंदगी बनाने की क्षमता है। मैंने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, गांव के मुखिया। ये शब्द सम्मान और पक्के इरादे का मिलाजुला रूप थे, जो इस पुरानी दुनिया में भी मौजूद मुश्किल सामाजिक ढांचों की याद दिलाते थे। लीडर ने थोड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, आप मुझे एल्डर रयान कहते हैं। यह नाम एक सरप्राइज था, जो हमारे आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन मुझे पता था कि यह ट्रांसलेशन की वजह से हो सकता है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की काबिलियत जिससे मैं कोई भी भाषा समझ सकता था और कोई भी मुझे समझ सकता था। मैंने सिर हिलाया, एल्डर रयान। गांव के मुखिया ने दूसरों का परिचय कराया, उनकी आवाज गर्व और अधिकार से भरी हुई थी। वह दूसरों की तरफ मुड़ा, उनका परिचय कराते हुए उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। ये मेरे भाई हैं, सबसे अच्छे शिकारी जिनसे तुम कभी मिलोगे।
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो मेरे जितना लंबा था, उसका शरीर रोजाना की मेहनत का सबूत था। वह 30 में लग रहा था। मुखिया ने कहा, वह हमारा सबसे छोटा शिकारी है। आप उसे बड़ा भाई तस्क कह सकते हैं। शब्द प्यार से भरे थे। ऐसा लगा जैसे परिवार और दोस्ती के बंधन ने इन लोगों को एक साथ बांध रखा है। मुखिया ने दूसरे व्यक्ति का परिचय कराया, जिसका पेट बड़ा था, जो इस गांव में खाने की प्रचुरता का प्रमाण था। उसने कहा, यह आपका एल्डर मिट है। फिर रयान की नजर उसके बगल वाले आदमी पर गई, एक पहाड़ जैसा इंसान जिसका पेट देखकर पता चलता था कि उसने बहुत सारे सफल शिकार किए हैं और कम भागा है। और यह उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिट है। इसके पास 2 लोगों के लिए काफी बड़ी झोपड़ी है। मिट, इसे वापस गांव ले जाओ। इसे अपने साथ रहने दो। मिट ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दया और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? यह शब्द जिज्ञासा और दया का मिलाजुला भाव था, जैसे उसे सच में मेरी चिंता हो। मैंने कहा, मैं डेक्स्टर हूं। मैंने अपना असली नाम बताया। मिट ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दया और हमदर्दी थी, शायद उस कहानी के लिए जो मैंने अभी अभी बनाई थी। जब मिट और मैं गांव की तरफ चल रहे थे तो मैंने देखा कि बच्चे एक साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी हमारे आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। गांव मेरे सामने ऐसे खुल गया जैसे किसी आधे अधूरे सपने में हो। मिट्टी और घासपूस से बनी झोपड़ियां एक गोल घेरे में खड़ी थीं। उनकी फूस की छतें धूप के वजन से झुक रही थीं। छोटी छोटी आग से धुआं निकल रहा था, जिसमें पकते हुए मीट और जलती हुई जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बच्चे बिल्डिंग के बीच दौड़ रहे थे। उनकी हंसी तेज और चमकदार थी। उनके शरीर मिट्टी और खुशी से सने हुए थे। ये स्ट्रक्चर हमारे आसपास के जंगली जंगल से बिल्कुल अलग थे, जो उस एडवांस्ड स्टोन एज की याद दिलाते थे जिसमें ये लोग थे। वे गुफाओं में नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते थे। झोपड़ियां गोल पैटर्न में बनी थीं, जिससे एक समुदाय और सुरक्षा का एहसास होता था। हर झोपड़ी अनोखी थी, कुछ दूसरों से बड़ी थीं, जो उसमें रहने वाले परिवार के स्टेटस या साइज को दिखाती थीं। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। चैप्टर 10 हॉट मिल्फ्स इन द ट्राइब। चैप्टर 10 हॉट मिल्फ्स इन द ट्राइब। दीवारें मिट्टी की बनी थीं, जिन्हें लकड़ी के डंडों से मजबूत किया गया था, और छतों पर घासपूस की छप्पर थी जो मौसम से बचाव देती थी। कारीगरी बेसिक लेकिन असरदार थी, जो इन लोगों की काबिलियत का सबूत है। जैसे जैसे मिट और मैं गांव में अंदर गए, गार्ड्स की मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। वे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनके शरीर ताकत से भरे हुए थे। उनके भाले ऐसे आसान कॉन्फिडेंस से पकड़े हुए थे जैसे उन्हें पता हो कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। धूप से काली हुई स्किन के नीचे उनकी मसल्स फड़क रही थीं। उनके पोस्चर अलर्ट थे। आसपास देखते हुए उनकी आंखें तेज थीं। जब उन्होंने मिट को देखा तो उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अधिकार का वजन था। एल्डर मिट, आप वापस आ गए। और यह बच्चा कौन है? मैं महसूस कर सकता था कि उनकी नजरें मुझ पर हैं। वे मुझे देख रही हैं। वे उत्सुक हैं। बच्चे, यह शब्द मुझे चुभता था। मुझे पता था कि वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। न दाढ़ी, न मूंछ, यहाँ तक कि मेरे जबड़े पर हल्की सी भी दाढ़ी नहीं थी। मेरा शरीर दुबला पतला था। इससे पहले मैंने जो भी अजीब जिंदगी जी थी, उससे सख्त हो गया था। लेकिन उनके लिए मैं बस एक आधा बड़ा लड़का था, मुश्किल से ही दूसरी नजर डालने लायक। मेरी जांघों के बीच का हिस्सा भी चिकना था, आदत से साफ शेव किया हुआ था। एक पसंद जो यहाँ अजीब लग रही थी। मैं सोच रही थी कि बालों को वापस उगने में कितना समय लगेगा। मैं थोड़ा और घुल मिल पाऊंगी, इसमें कितना समय लगेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक बच्चे के साथ काम कर सकती थी। बच्चों को कम समझना आसान होता है। मिट ने कहा, ठीक है, हमने इस बच्चे को जंगल से बचाया था। उसके परिवार पर एक बाघ ने हमला किया था और अब वही अकेला बचा है। वह किसी कबीले का सदस्य नहीं था, इसलिए हम सबने उसे अपने गांव में रखने का सुझाव दिया। मिट ने वह कहानी दोहराई जो मैंने उन्हें बताई थी। उन सबने सिर हिलाया और मुझे प्यार से देखा। उनकी आंखों में अपनापन और स्वागत का मिलाजुला भाव था। उन्होंने कहा, हमारे गांव में आपका स्वागत है। उनके शब्द प्यार और उदारता का मिलाजुला रूप थे, जो इस पुरानी दुनिया में भी मौजूद मुश्किल सामाजिक ढांचों की याद दिलाते थे। मैंने अपना सिर झुका लिया, अपनी आवाज को छोटा और शुक्रगुजार दिखाने की कोशिश की। मुझे अपने साथ रखने के लिए शुक्रिया। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं बोझ नहीं बनूंगा। शब्द राख जैसे लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कह दिए, अपना रोल निभाओ, घुल मिल जाओ। मिट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां मोटी और खुरदरी हो गई थीं। उसका नाम डेक्स्टर है। वह अब हम में से एक है, क्रोनोस गांव का हिस्सा, क्रोनोस जनजाति का। उसकी आवाज में गर्व था, वैसा गर्व जो खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़े होने पर आता है। फिर वह गार्ड्स की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। वह मेरे और मेरी औरत के साथ रहेगा। तुम लोग जाओ और अपना काम करो, उसने कहा। पत्नी की जगह औरत शब्द के इस्तेमाल ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। ऐसा लगा कि इस पुरानी दुनिया में शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या शायद पति या पत्नी जैसे शब्द भी नहीं थे।
मुझे यह दिलचस्प लगा और मैं जानना चाहता था कि उनके रिश्ते कैसे थे। गार्ड्स ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ एल्डर मिट, और फिर अपनी पेट्रोलिंग में लग गए। उनके शरीर उसी शिकारी अंदाज में चल रहे थे जैसा मैंने इन लोगों के साथ जोड़ा था। मैंने देखा कि उन सभी के शरीर मेरे जैसे थे, मसल्स और एब्स से भरे हुए, और कुछ तो मुझसे भी लंबे थे, लेकिन कुछ मिट जैसे भी थे, जिसका पेट बड़ा था, जो इस गांव में खाने की भरमार का सबूत था। जब मैं और मिट गांव से गुजर रहे थे तो मेरे आसपास का नजारा पुरानी खूबसूरती और कच्ची बेकाबू जिंदगी का मिलाजुला था। हवा में खाना पकने की खुशबू थी। गांव के बीच में एक बड़ी आग जल रही थी जिसके चारों ओर औरतें जमा थीं। ये औरतें एकदम असली बेपनाह खूबसूरती की मिसाल थीं। उनके शरीर आग की गर्मी और मेहनत से पसीने की चमक से चमक रहे थे। उनकी स्किन का रंग क्रीमी सफेद से लेकर गहरे कैरामल ब्राउन तक था। हर एक अपने तरीके से अनोखी और मनमोहक थी। उनके शरीर पर बारीक टैटू और हड्डी के सिंपल गहने थे जो उनके असली लुक को और भी बढ़ा रहे थे। उनके बाल उनकी पीठ पर लंबे रेशमी लटों में लहरा रहे थे, कुछ रात जितने काले तो कुछ सूरज जितने हल्के, एक नेचुरल चमक के साथ चमक रहे थे। उनके ब्रेस्ट भरे हुए और कड़े थे। उनके निप्पल गहरे और खड़े थे, कुछ गहरे गहरे भूरे रंग के थे तो कुछ हल्के आकर्षक गुलाबी रंग के। पत्तों की पतली परत के बीच से दिख रहे उनके एरोला को देखकर मेरे अंदर इच्छा जाग गई। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे स्कर्ट जैसे थे, लेकिन पीछे से पूरी तरह खुले हुए थे, जिससे उनके नंगे चिकने कूल्हे दिख रहे थे। यह नजारा दिलचस्प और बहुत कामुक था, जो इस पुराने जमाने के समाज के बेरोकटोक स्वभाव का सबूत था। उनके कूल्हे मजबूत और गोल थे, उनकी स्किन चिकनी और बेदाग थी, और आग के चारों ओर काम करते समय हर हरकत के साथ थोड़ी हिलती थी। उन्हें छूने और उनकी स्किन की कोमलता को महसूस करने की इच्छा लगभग बहुत ज्यादा थी। उनके प्यूबिक हेयर काले और सुनहरे रंग के मिक्स थे, कुछ के तो सफेद बाल भी थे जो उनकी स्किन टोन से बिल्कुल अलग थे। यह नजारा अनोखा और बहुत कामुक दोनों था, जो इन औरतों की कच्ची बेपनाह सुंदरता का सबूत था। इस नजारे ने मेरे अंदर इच्छा जगा दी, मुझे उन जरूरतों और चाहतों की याद दिला दी जो अब भी मेरे अंदर थीं। मेरा लिंग सख्त होने लगा। यह मेरे सामने कामुक नजारे का रिएक्शन था। ये औरतें अनोखी खूबसूरती और जबरदस्त चार्म की मिसाल थीं। उनकी स्किन का रंग क्रीमी सफेद से लेकर कैरामल ब्राउन शेड्स तक अलग अलग था। उनके शरीर पर टैटू और ज्वेलरी थीं जो उनके असली लुक को और बढ़ा रही थीं। मैंने देखा कि सभी औरतें आ रही थीं और मैं उनके स्तनों को उछलते हुए देखे बिना नहीं रह सका। कुछ के निप्पल तो बाहर भी झांक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी, जैसे यह नॉर्मल बात हो। मैंने देखा कि आसपास मौजूद आदमियों के चेहरे पर भी कोई अजीब सा भाव नहीं था, जिससे मुझे इस पुरानी दुनिया की मासूमियत और सादगी के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। औरतों ने हमें आते देखा और उनके सिर एक साथ ऊपर उठे। उनमें से एक लंबी औरत जिसकी स्किन पॉलिश्ड ब्रॉन्ज जैसी थी और बाल इतने काले थे कि रोशनी भी गायब हो रही थी, आगे बढ़ी। उसकी आवाज गर्मजोशी भरी, उत्सुकता भरी थी। एल्डर मिट। लेकिन मैं उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। मेरी नजरें उसके ब्रेस्ट के हिलने डुलने पर टिकी थीं और उसके निप्पल्स उसकी छाती को ढके पत्तों के बीच से बाहर झांक रहे थे। रास्ते में चलते समय उसके कूल्हे हिल रहे थे, हर कदम के साथ उसके कूल्हों के मजबूत उभार खींच रहे थे। उसकी जांघों के बीच काले बालों की घनी और फैली हुई लटें उसकी चिकनी त्वचा से बिल्कुल अलग दिख रही थीं। यह बच्चा कौन है? उसने पूछा, और मैं उसकी आवाज में शक सुन सकता था। उसकी नजरें मुझ पर घूम रही थीं, मेरी छाती मेरी जांघों पर टिकी हुई थीं, मुझे देख रही थीं। यह तय कर रही थीं कि क्या मैं इस परेशानी के लायक हूं। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 11 केरी का गोलगधा। अध्याय 11 केरी का गोलगधा। एल्डर मिट ने कहानी दोहराई। उनकी आवाज स्थिर और भरोसा दिलाने वाली थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने खुद को उनमें से एक औरत की बाहों में पाया। वह मुझसे छोटी थी और जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरा सीना उसके ब्रेस्ट से दब गया। उसकी गर्माहट अत्यधिक थी, उसकी त्वचा से गर्मी निकल रही थी और उसके स्तनों की कोमलता भरे हुए तथा भारी मेरे सीने पर ऐसे दबाव के साथ दब रही थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली का झटका सा दौड़ गया। उसने जो पत्ते कपड़े की तरह पहने थे, उनसे उसके निप्पल का टेक्सचर छिप नहीं रहा था, जो पहले से ही कड़े होकर टाइट हो गए थे और हर सांस के साथ मुझसे रगड़ खा रहे थे। उसकी गहरी गुलाबी एरोला और उसकी धूप से झुलसी त्वचा का अंतर मादक था, और उसकी खुशबू मिट्टी जैसी, कस्तूरी जैसी, जैसे गर्म शहद में धुएं की हल्की सी खुशबू मिली हो, मेरे फेफड़ों में भर गई, जिससे मेरा सिर घूमने लगा। ओह बेचारे बेचारे बच्चे। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, हमदर्दी से भरी हुई, मुझे ऐसे गले लगा रही थी जैसे कोई मुझे गले लगा रहा हो। तुम बहुत डरे हुए होगे, बहुत खोए हुए होगे, लेकिन अब तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ हैं, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, कोई तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं उसकी बातों में सच्चाई सुन सकता था। उसकी उंगलियों के मेरी पीठ पर धीरे धीरे आराम देने वाले गोल गोल घुमाने में सच्ची दया महसूस कर सकता था, जैसे मैं कोई नाजुक, कोई कीमती चीज हूं। लेकिन उस आराम के नीचे कुछ और भी था, कुछ आदिम, कुछ ऐसा जिसने मेरे लिंग को उन पत्तों की पतली परत के सामने दर्दनाक रूप से फुला दिया जो मैंने पहना था। यह एहसास लगभग बर्दाश्त से बाहर था,
कपड़ा बढ़ते उभार को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, दिल की हर धड़कन के साथ धड़कती हुई जरूरत। मिट की आवाज ने उस पल को काट दिया, रूखी लेकिन बुरी नहीं। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, वह वहीं रहेगा। तुम उससे बाद में मिल सकते हो, मुझे वापस जाना है। रयान और बाकी लोग जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुश्किल से निगला, मेरी आवाज में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं ठीक से बता नहीं पा रहा था। थैंक यू, मैं किसी तरह गला रुंधे हुए कह पाया। औरतें पीछे हट गईं, उनके हाव भाव प्यार से समझ में बदल गए। वे इस जिंदगी की लय जानती थीं, शिकार करना, जिंदा रहना, वे अनकहे नियम जो उनकी दुनिया को चलाते थे। और फिर समस्या आ गई। मेरा लिंग पत्थर की तरह कड़ा हो गया था, पत्तों से सटा हुआ था जो उसे छिपाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे। पत्तों की स्कर्ट मुझसे चिपकी हुई थी, लेकिन यह बेकार थी, मेरे शरीर की हर हरकत से उभार और ज्यादा साफ और ज्यादा शर्मनाक होता जा रहा था। मैंने देखा कि मिट जाने के लिए मुड़ा, उसके कदम सोच समझकर उठाए गए थे, उसका शरीर पहले से ही गांव के उस पार जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए तनाव में था। उसकी गैरमौजूदगी का बोझ मुझ पर हावी हो गया, यह एहसास कि मैं अब उनकी देखभाल में था, उनकी दुनिया में था, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने जो पत्ते पहने थे, वे मुझे ढक नहीं पा रहे थे, और मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैंने तुरंत मैजिकल टूल का इस्तेमाल करके अंडरवियर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन बाहर से यह उनके जैसा ही दिखेगा, बस पत्ते। टूल खिंचा और बदला, और एक पत्ते जैसे अंडरवियर में बदल गया जिसने मेरे इरेक्शन को ढक दिया, जो हमारे आसपास की पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। मिट ने पुकारा, केरी केरी, उसकी आवाज में प्यार भरा था। जैसे ही हम अंदर गए, मुझे कुछ नया करने का मन हुआ। मुझे नहीं पता था कि मिट की पत्नी कैसी दिखती है, लेकिन मैं यह जानने के लिए तैयार थी, आगे आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थी। यह मेरी नई दुनिया थी, मेरी नई जिंदगी थी, और मैं इसे अपना बनाने के लिए तैयार थी, अपने आसपास की कच्ची बेपनाह खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए। मिट की झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, खुरदरी, काम की, और जिसमें कोई शक नहीं कि वह रहने लायक थी। अंदर की हवा सूखी जड़ी बूटियों, स्मोक्ड मीट और उन लोगों की हल्की कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई थी जो सालों से इन दीवारों के अंदर सोए और पसीना बहाया करते थे। एक कोने में पत्थर का एक बड़ा सा स्लैब पड़ा था, जो सालों के इस्तेमाल से सपाट और घिसकर चिकना हो गया था, शायद बिस्तर का काम करता था। दीवारों से भाले सटे हुए थे, उनकी नोकें जानलेवा हो गई थीं, और बार बार छूने से उनकी धार चमक गई थी। सूखे पत्तों के बंडल, मुझे लगा कपड़े, इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ बड़े करीने से मोड़े हुए थे, कुछ जल्दी में एक तरफ फेंक दिए गए थे। अचानक मुझे एक औरत दिखी। वो केरी ही होगी, मिट की पत्नी या औरत। उसका शरीर अनोखी सुंदरता और खूबसूरत चांद का मिक्स था, उसकी स्किन गहरी, धूप से भीगी हुई ब्रॉन्ज थी, उसके बाल गहरे, रेशमी लटों की तरह थे जो उसकी कमर तक गिर रहे थे। उसके ब्रेस्ट भरे हुए और कड़े थे, उनके वजन से वे उसके हर मूवमेंट के साथ हल्के से हिलते थे। उसकी कमर पतली थी, जो चौड़े हिप्स तक पतली होती जा रही थी, जो इस तरह से बाहर निकले हुए थे कि मेरे हाथों में उन्हें पकड़ने की खुजली होने लगी। वह सबसे पहले मिट की तरफ मुड़ी, उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ी चिंता थी। मिट, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। मुझे सूरज डूबने से पहले तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। कुछ हुआ क्या? मिट ने सिर हिलाया, उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कोई ऐसा मिल गया है जिसे हमारी जरूरत है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। उसके परिवार को एक बाघ ले गया। वह अब अकेला है। हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैंने केरी को आते देखा, उसका शरीर बहुत ही आकर्षक तरीके से हिल रहा था। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, उसके स्तन मुझसे दब रहे थे, मैं महसूस कर सकता था कि उसके निप्पल मेरी नंगी छाती पर चुभ रहे थे, जिससे मेरी सांस अटक गई। उसने मेरी पीठ थपथपाई, उसकी आवाज में प्यार और दिलासा दोनों थे। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। अब से हम तुम्हारा परिवार होंगे। उसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे वह मुझे दिलासा दे रही हो। मैंने सिर हिलाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा लिंग अब फटने को है, क्योंकि केरी मेरे ऊपरी शरीर को गले लगा रही थी। अगर वह थोड़ा और नीचे होती, अगर उसके कूल्हे मेरे कूल्हों से टकराते, तो उसे महसूस होता। उसे ठीक ठीक पता चल जाता कि उसका शरीर मेरे साथ क्या कर रहा है। इस ख्याल से खून का एक और झोंका दौड़ गया, और मुझे रिएक्ट करने से बचने के लिए किसी बेताब पागल जानवर की तरह खुद को उसके खिलाफ दबाने से बचने के लिए अपना जबड़ा भींचना पड़ा। मिट की आवाज ने टेंशन कम किया, उसका लहजा जरूरी था लेकिन बुरा नहीं था। केरी, तुम उसका ख्याल रखना। मुझे जाना है, रायन और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। वह पीछे हटी, उसकी नजरें कुछ देर तक मुझ पर टिकी रहीं, फिर उसने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। जाओ, सुरक्षित रहो। मिट वापस चला गया और केरी और मुझे झोपड़ी में अकेला छोड़ गया। केरी पीछे हटी, उसने अपना सिर झुकाया, मुझे इतनी गहराई से देखा कि मेरी स्किन में झुनझुनी होने लगी। उसकी गहरी आंखें मेरे चेहरे, मेरी छाती पर घूम रही थीं, और थोड़ी देर तक उस पर टिकी रहीं जिस तरह से पत्तियां मेरे कूल्हों से चिपकी हुई थीं। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी लेकिन उत्सुक थी, जैसे वह उसका नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आवाज को हल्का और मासूम रखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। डेक्स्टर।
डेक्स्टर, उसने दोहराया, जैसे अपनी ज़बान पर इसकी आवाज़ टेस्ट कर रही हो। फिर धीरे से, अगर तुम चाहो तुम मुझे आंटी केरी कह सकते हो। अब से तुम्हारी आंटी केरी और अंकल मिक तुम्हारा परिवार होंगे। ये शब्द मुझे उम्मीद से ज्यादा लगे। उसके कहने के तरीके में कुछ ऐसा था जैसे ये कोई कसम हो, कुछ ऐसा जो टूट न सके। जैसे मैं यहीं उसके साथ इस झोपड़ी में इस जिंदगी का हिस्सा हूं। आंटी केरी, मैंने कहा। यह टाइटल मेरी ज़बान पर अजीब लग रहा था, विदेशी लेकिन बुरा नहीं। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। चैप्टर 12 परवर्ट आइज द रेड ट्रांसलूसेंट डॉट्स। चैप्टर 12 परवर्ट आइज द रेड ट्रांसलूसेंट डॉट्स। केरी की आवाज बहुत नरम थी, उसमें बहुत दया थी। डेक्स्टर, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसकी आंखों में हमदर्दी थी, उसका एक्सप्रेशन मेरे पेट में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसे लगा कि मैं बस कोई गरीब लड़का हूं जिसने अपने माता पिता को बाघ के जबड़े में खो दिया है। काश उसे पता होता। मैंने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं खोया था, मैंने सब कुछ खो दिया था। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा होश छीनकर इस पुराने नरक में फेंक दिया गया था। पाषाण युग को दुख की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ जिंदा रहने की फिक्र थी, भूख की। और अभी मुझे जो भूख लगी हुई थी वह खाने की नहीं थी। मैंने मुश्किल से निगला, मेरी नजरें उस पर टिकी रहीं, उसके भरे हुए होंठ, उन पत्तों के नीचे उसके स्तनों का उभार, जिस तरह उसकी जांघें आपस में दबी हुई थीं, जैसे वह उसे छिपा सकती थी जो मुझे पता था कि उनके बीच है। उसे लगा कि मैं टूट गया हूं। उसे अंदाजा नहीं था कि वह कितनी सही थी, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। केरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसकी आवाज में चिंता और दया का मिलाजुला भाव था। मैं क्या पूछ रही हूं? तुम्हें भूख लगी होगी, आओ यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं। उसने मुझे पत्थर के बिस्तर पर खींचकर बिठा दिया। उसका शरीर अनोखी सुंदरता और जबरदस्त आकर्षण का मिलाजुला रूप था। वह एक तरफ गई और कोने में जमा पत्तों में से कुछ निकालने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही वह नीचे झुकी, उसकी गांड और सख्त और गोल हो गई। यह नजारा अनोखी सुंदरता और जबरदस्त आकर्षण का मिलाजुला रूप था। उसे छूने, उसकी मुलायम त्वचा को महसूस करने की इच्छा लगभग बहुत ज्यादा थी। मेरा लिंग जोर से धड़क रहा था, पीछे से उस पर हमला करना चाहता था। यह सोच, इच्छा और उम्मीद का मिलाजुला रूप थी, उन जरूरतों और चाहतों की याद दिला रही थी जो अभी भी मेरा एक हिस्सा थीं। मुझे अचानक मुख्य बात याद आई और एहसास हुआ कि उन औरतों से मिलने के बाद मैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना भूल गया था। जैसे ही केरी कोने से कुछ लेने के लिए नीचे झुकी, मेरी नजर उसके शरीर पर ऐसे गई जैसे पतंगा आग की ओर खींचता है। मैं उसके गोल मजबूत नितंबों को घूरे बिना नहीं रह सका, जो उसकी पतली पत्ती वाली स्कर्ट से मुश्किल से छिप रहे थे। उसे झुकते हुए, उसके कूल्हों को थोड़ा फैलाते हुए, उनके बीच के मोहक अंधेरे को देखते हुए मेरे अंदर इच्छा की एक लहर दौड़ गई। मुझे वह क्षमता याद आई जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गया था, और मैंने अपनी परवर्ट आइज को एक्टिवेट किया। अचानक केरी के शरीर पर ट्रांसलूसेंट लाल डॉट्स दिखाई दिए। हर एक पर एक नंबर था जो बताता था कि उस खास जगह को छूने पर मुझे कितने परवर्ट पॉइंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले मैंने उसके पिछवाड़े पर डॉट्स देखे। जैसे ही वह झुकी, उसके पिछवाड़े के गाल थोड़े फैल गए, जिससे उसके गुदाद्वार पर एक डॉट दिखाई दिया जिस पर 500 पॉइंट्स का निशान था। इतने करीबी टच से इतने सारे पॉइंट्स कमाने का ख्याल ही नशा था। हर एक के कूल्हों पर एक डॉट था जो 50 पॉइंट्स से चमक रहा था। मेरे हाथों के नीचे उनके सख्त गोलपन का एहसास दे रहा था। मैं लगभग उसकी स्किन की मुलायमियत, उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था, और इससे मेरा लिंग जरूरत से धड़कने लगा। जैसे ही वह खड़ी हुई और मेरी तरफ मुड़ी, और भी डॉट्स दिखने लगे। उसके होठों पर डॉट एक नंबर से चमक रहा था, 100। मैं लगभग उसका स्वाद ले सकता था। उसके होंठ मुझे छेड़ने के लिए बस थोड़े से खुले थे, मुलायम और गर्म, जैसे कोई वादा जिसे पाने के लिए मैं बेताब था। मेरा लिंग धड़क रहा था, जरूरत से भारी, उस पल के लिए तड़प रहा था जब मैं आखिरकार वह पालूंगा जिसकी मुझे चाहत थी। फिर मेरी नजर नीचे गई, उसकी बगलें, हर एक पर 50 निशान थे, लालच का निशान। पहले की मिल्फ्स की रेशमी स्किन के उलट उसकी स्किन जंगली, बेकाबू थी। काले घुंघराले बालों का एक झुंड, उसके पसीने की कस्तूरी से भीगा हुआ, उसके शरीर की कच्ची, नशीली खुशबू हवा में फैली हुई थी। यह असली था, असली। और इसने मेरे लिंग को पहले से कहीं ज्यादा जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया, यह सोचकर कि उसका स्वाद वहां भी कैसा होगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो वह कैसे सिसकेगी। मैंने उसकी नाभि पर एक डॉट देखा जिस पर 50 पॉइंट बने थे। उसे छूने, उसकी स्किन की कोमलता को महसूस करने की इच्छा लगभग बहुत ज्यादा थी। मैं उसके शरीर की गर्मी, उसकी स्किन की कोमलता को लगभग महसूस कर सकता था, और इससे मेरा लिंग जरूरत से धड़कने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक डॉट्स उसके ब्रेस्ट पर थे। 2 डॉट्स थे, एक बड़ा वाला उसके पूरे ब्रेस्ट को कवर कर रहा था, जिस पर 100 पॉइंट्स थे, और एक छोटा, ज्यादा गाढ़ा डॉट उसके निप्पल के ठीक ऊपर था, जिस पर 200 पॉइंट्स दिख रहे थे। उसके निप्पल, जो पत्तों से मुश्किल से छिपे थे, देखकर मेरे अंदर इच्छा की लहर दौड़ गई। मैं अपने हाथों में उसके स्तनों का वजन, उसकी त्वचा की कोमलता महसूस कर सकता था, और इससे मेरा लिंग जरूरत से तड़पने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक डॉट उसके प्यूबिक एरिया पर था।
जब वह हिली तो उसे ढकने वाले पत्तों ने उसकी पुसी पर बने डॉट को मुश्किल से छिपाया, जिस पर हैरान करने वाले 400 पॉइंट बने हुए थे। उसे वहां छूने का, इतने सारे पॉइंट्स कमाने का ख्याल ही बर्दाश्त से बाहर था। मेरा लिंग दर्द से फड़क रहा था, पूरी तरह से खड़ा था और जरूरत से तड़प रहा था। मैं लगभग उसकी चूत की गर्मी, उसकी इच्छा का गीलापन महसूस कर सकता था और इससे मेरा लिंग जरूरत से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे सावधान रहना होगा। इन जगहों को छूने से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजिक होना था। मैं सबके सामने उसे ऐसे ही नहीं छू सकता था। मुझे एक प्लान चाहिए था, बिना शक पैदा किए ये पॉइंट्स कमाने का एक तरीका। केरी मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में दया और चिंता भरी हुई थी। डेक्स्टर, ये लो खाने के लिए कुछ है, उसने मुझे फल का एक टुकड़ा देते हुए कहा। मैंने फल ले लिया। मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि ये पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। मुझे पता था कि मुझे सब्र रखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन इच्छा तो थी, मेरे अंदर जल रही थी, उन जरूरतों और चाहतों की लगातार याद दिलाती रही जो अब भी मेरा एक हिस्सा थीं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू आंटी केरी। परवर्ट आइस की काबिलियत एक वरदान और श्राप दोनों थी। इसने मुझे खुशी और इनाम की संभावना दिखाई, लेकिन इसने मेरी इच्छा को लगभग असहनीय लेवल तक बढ़ा दिया। सोर्स वेब नोवेल कॉम नॉवला कॉम द्वारा अपडेट किया गया। चैप्टर 13 केरी की चूत से पानी टपक रहा है। चैप्टर 13 केरी की लीक हो रही पुसी। मैं अपने हाथ में फल को घूरता रहा। मेरी पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। बेकार। मेरी नजर केरी पर पड़ी। मेरा गला उन शब्दों से जल रहा था जो मैं कहना चाहता था। मुझे कोई फल नहीं चाहिए। मुझे आंटी का दूध चाहिए, गाढ़ा, गर्म, मेरे गले से नीचे टपकता हुआ। मैं चाहता हूं कि उसकी चूत का रस मेरी ज़बान पर लगे, उसके पैर कांपे और मैं एक भूखे आदमी की तरह खाऊं। पॉइंट्स? भाड़ में जाएं पॉइंट्स। मेरे पास 98 बचे थे, जो मुझे कई दिनों तक खिलाने के लिए काफी थे। लेकिन अभी मैं बस यही सोच रहा था कि खुद को उसके अंदर पूरी तरह से दबा दूं, जब तक कि हम दोनों में से किसी को भी अपना नाम याद न आ जाए। जब तक कि सिर्फ एक ही चीज मायने नहीं रखती थी कि कैसे उसका शरीर मुझे कसकर पकड़ रहा था, मेरा दूध चूस रहा था। नियम, खेल, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। तब नहीं जब मेरा लिंग इस तरह धड़क रहा था, मेरा मन उसकी गंदी परफेक्ट तस्वीर में डूब रहा था, जो मेरे नीचे फैली हुई थी और इसके लिए भीख मांग रही थी। मुझे एक प्लान चाहिए था, बिना शक पैदा किए ये पॉइंट्स कमाने का एक तरीका। मुझे स्ट्रेटेजिक होना था, समय का इंतजार करना था और ध्यान खींचे बिना उन दिलचस्प जगहों को छूने का तरीका ढूंढना था। केरी मेरे बगल वाले पत्थर पर बैठ गई। उसकी मौजूदगी में जंगली ग्रेस और बेकाबू गर्मजोशी का जबरदस्त मेल था। वह झुकी, उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी, अपना समय लो। उसके बात करने के तरीके में कुछ था, सिर्फ देखभाल ही नहीं, बल्कि एक शांत समझ, वैसी समझ जो साझा इतिहास से आती है, उन अनकहे रिश्तों से जो लोगों को परिवार की तरह बांधते हैं। लेकिन मेरी नजरें उसके स्तनों पर, उसके शरीर पर, डॉट्स पर, आनंद और इनाम की संभावना पर टिकी थीं। मैं बस उसके स्तनों को, उसके शरीर पर डॉट्स को, परवर्ट पॉइंट्स के वादे को देख रहा था। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी, जो मेरी पहुंच से बाहर थी। अगर मैंने केरी से सारे पॉइंट्स कमा लिए, तो क्या उसके पास देने के लिए और भी पॉइंट्स होंगे? यह सवाल वहीं लटका हुआ था, परेशान करने वाला, एक अजीब सी निराशा और जिज्ञासा का मिक्सचर। मुझे जवाब चाहिए थे, इस दुनिया के नियम समझने थे, भले ही मुझे पता न हो कि कहां से शुरू करूं। मैं केरी की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें नरम लेकिन जिज्ञासु थीं जब वह मुझे देख रही थी। शायद एक आसान सा सवाल किसी बड़ी चीज का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए मैंने पूछा, आंटी केरी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी आवाज हल्की, लगभग झिझकती हुई निकली, जैसे मैं इस नई जिंदगी को परख रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी मुस्कान खिल उठी, उसके शब्दों में गर्व और प्यार का वजन था। देखो, मेरी एक बेटी है किना। उसे अपना पार्टनर मिल गया है और वे हमारे ठीक बगल में रहते हैं। उसके कहने के तरीके में कुछ था, सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक शांत खुशी, वैसी जो गहरी जड़ों से आती है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा मन कहीं और था। किना की तस्वीरें घूम रही थीं। वह कैसी दिखती थी? क्या वह केरी जितनी ही आकर्षक थी? उसके बारे में सोचकर, धूप में कांख जैसी चमकीली त्वचा, पीठ पर लहराते काले बाल, उसके शरीर का घुमाव, मेरे अंदर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैं लगभग उसकी तस्वीर देख सकता था, भरे हुए होंठ, एक कॉन्फिडेंट अंदाज, ऐसी मौजूदगी जो आपके नजरें हटाने के बाद भी बहुत देर तक मन में बनी रहे। मैंने अपना ध्यान वापस केरी पर लगाया, अपनी आवाज को हल्का, लगभग कैजुअल रखते हुए। ट्राइब का क्या? यहाँ सब कुछ कैसे काम करता है? केरी ने समझाते हुए कहा कि उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। गांव का मुखिया रयान था, वही आदमी जिससे मैं जंगल में मिला था, और उसकी एक औरत थी जिसका नाम हिना था। केरी ने कहा, आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। वह भी अपनी कमर पर जानवरों की खाल पहनती है, ठीक रयान की तरह। हिना का जिक्र सुनते ही मेरे मन में एक और जिज्ञासा जाग उठी। वह कैसी दिखती थी? वह कैसे चलती थी? उसके बारे में सोचकर, उसकी संभावनाओं के बारे में सोचकर, मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। केरी ने उनके रहन सहन की तस्वीर बनाते हुए कहा,
वे साथ में खाना बनाते थे, एक कबीले की तरह खाना शेयर करते थे। उसने कहा कि अब गर्मी का मौसम था, शिकार करने, इकट्ठा होने, आने वाले ठंडे महीनों की तैयारी का समय। जब वह बोल रही थी तो मैं उसके शरीर के हिलने डुलने, उसके कूल्हों के हल्के से हिलने डुलने और उसकी छाती के हल्के से ऊपर नीचे होने को देखे बिना नहीं रह सका। यह बहुत नशीला था और मेरा मन और भी गहरे ख्यालों में भटक गया। मैं उनसे सेक्स एजुकेशन के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस टॉपिक पर बिना ज्यादा आगे बढ़े कैसे बात करूं। इसके बजाय मैंने सीधे तौर पर बात करने का फैसला किया। मेरी नजरें उसके पत्तों से ढके निपल्स की आउटलाइन पर टिकी थीं। आंटी केरी, मैंने थोड़ी भारी आवाज में कहा, आपने यह क्या पहना है? मेरी माँ और दूसरी औरतें जिनसे मैं पहले मिली थी, उन्होंने यह नहीं पहना था। मैंने उसके निप्पल की तरफ इशारा किया, जो सिर्फ कुछ बिखरे हुए पत्तों से ढके हुए थे, जूट या कपड़े जैसा कोई बंधन नहीं था। वे उसकी स्किन से ढीले ढाले चिपके हुए थे और हरा रंग उसके नंगे शरीर पर साफ दिख रहा था। ऐसा लगा कि बातचीत को और करीबी बनाने के लिए यह एकदम सही शुरुआत है। आखिर इस दुनिया में न्यूडिटी लगभग आम बात लगती है। केरी ने अपने निपल्स को नीचे देखा और फिर मेरी तरफ देखा। ओह, यह उसने धीमी आवाज में कहा।